हेलो 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 हेलो। हेलो। बेटा आई एम ऑडिबल। बेटा आई एम ऑडिबल विजिबल। अगर ऑडिबल है विजिबल है तो एक बार थंब से रिप्रेजेंट करो। एक बार थंब से रिप्रेजेंट करो। कंटिन्यू करते हैं। बेटा आई एम ऑडिबल विजिबल। साउंड परफेक्ट है ना? ठीक है, लग तो सही रही है। ओके ठीक है, एक गैप के बाद मिल रहे हैं हम लोग। ठीक है, इस गैप में द्रोणा पर 3 लेक्चर जा चुके हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपने देखे होंगे। तो द्रोणा सीरीज से रिक्वेस्ट है, प्लीज रिवीजन करते रहना। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के 2 सिंगल शॉट में ले चुका हूं। ठीक है, मतलब 2 शॉट ले चुका हूं जिसमें सारे पीवाईक्यू करा दिए हैं मैंने, जो बहुत कंसेप्चुअल थे। कुछ तो कई क्वेश्चन तो बहुत बेहतरीन थे। तो रिक्वेस्ट है कि द्रोणा सीरीज से आप पीवाईक्यू सेशन, पीवाईक्यू अगर थ्योरी में आपको रिवीजन नहीं करना तो पीवाईक्यू वाला सेशन जरूर कर लेना। ठीक है, पहला। दूसरा, संडे को जो हमने 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई है उसमें कुछ क्वेश्चन बहुत कंसेप्चुअल हैं, तो प्लीज, और सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड हैं और न्यू क्वेश्चंस बहुत हैं उसके अंदर। ठीक है, तो एक बार उनको जरूर देख लेना, पीडीएफ मैंने अपलोड करा दी है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस के स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस उनको डिस्कशन जरूर देख लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। तो अब ये सीरीज चल पड़ी है क्योंकि द्रोणा में तो मेरे 2 चैप्टर बचे हुए हैं। एक इस वाले वीक मेरा खत्म हो जाएगा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और फिर एक चैप्टर बचेगा, इसके 2 शॉट लूंगा मैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। ठीक है, क्योंकि यहाँ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज खत्म होगा, वहां मैं उसको रिवीजन करा दूंगा एनसीईआरटी लाइन वाइज लाइन विद पीवाईक्यू। क्लियर है? फिर उसका एक प्रैक्टिस सेशन भी ले लेंगे। तो इससे क्या होगा ना, ये 3 चैप्टर की तो एकदम मुट्ठी में होगी कमांड आपकी पूरी। क्लियर है? बिल्कुल। 3 चैप्टर का मतलब है अप्रोक्सीमेटली 4 और 4 8 और 2 10, 8 से 10 क्वेश्चन। 8 से 10 क्वेश्चन तो आपके नीट में पक्के हैं। मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, मार्क्स की बात नहीं कर रहा। समझ रहे हो? 8 से 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन का मतलब है लगभग 40 मार्क्स तक। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि द्रोणा में यही करा के हम रुक जाएंगे, नहीं बेटा। ठीक है, फिर मैं प्रैक्टिस सेशन कंटिन्यू कर रहा हूं। ठीक है, प्रैक्टिस सेशन में कंटिन्यू कर रहा हूं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराना, क्योंकि एग्जाम टाइम तक हम मल्टीपल टाइम रिवीजन कराना चाह रहे हैं क्वेश्चंस की फॉर्म में। ठीक है, बस आप यार इसका फायदा नहीं उठा पाए ना तो बेकार है। क्लियर है? तो यहां मैं थ्योरी, अब देखो इसके बाद मेरे 2 चैप्टर बचते हैं, बायोटेक और एवोल्यूशन। मैं ह्यूमन हेल्थ खत्म कराते ही बायोटेक स्टार्ट करूंगा, क्योंकि बायोटेक का अकेले का वेटेज 8 से 10 क्वेश्चन का है। ठीक है, तो बायोटेक स्टार्ट करूंगा और बायोटेक खत्म करके लास्ट एवोल्यूशन बचता है। 15 फरवरी तक मेरा सिलेबस एकदम विद एनसीईआरटी आपके ब्रेन की लाइब्रेरी में होगा, ये प्रॉमिस है। तब भी किया था मैंने, आज मैं बोल रहा हूं बेटा, 15 फरवरी तक मैं कोर्स खत्म कर दूंगा। उधर द्रोणा सीरीज के अंदर प्रैक्टिस सेशन में चालू कर दूंगा जब तक कि सिंगल शॉट नहीं आ रहे। ठीक है, प्रैक्टिस सेशन चालू रहेगा आपका। ठीक है, जिससे कि आपका रिवीजन, 12th वाला पोर्शन एक बार रिवीजन करा दूं, फिर 11th वाला पोर्शन रिवीजन कराऊंगा। ठीक है, समझे? तो प्लीज यार का फायदा उठाना यार, तभी मतलब है। कम से कम अपने बच्चा तो फायदा उठाए, हम बाहर वालों को तो पता नहीं बोलेंगे क्या बोले। ठीक है, बट अपने बच्चों को, क्योंकि पूरी कनेक्शन ही नहीं आपके जो चल रहा है ना उसके हिसाब से चल रहा हूं मैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में करा चुका हूं, अब रिवीजन हो गया। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में करा चुका हूं, सॉरी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में करा चुका हूं, अब रिवीजन लेकर के आ रहा हूं अभी इसी इसी वीक के अंदर। ठीक है, और जस्ट अगले वीक के अंदर, क्योंकि मेरा ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज खत्म हो जाएगा, तो उसका रिवीजन लेकर के आ रहा हूं विद क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो आपके जो चल रहा है ना कोर्स, उसके ही मैंने एक तरीके से इसको एडजस्ट किया है। ठीक है, जिससे कि आप लोग मैक्सिमम बेनिफिट उठा पाओ। ठीक है, तो यार नहीं उठाओगे तो बेकार जाएगी मेहनत, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो। हाँ, फिर उसके बाद मैं एक बार 12th खत्म करा दूं, फिर 11th उठा लूंगा मैं सीधा, पूरा 11th स्टार्टिंग से रिवीजन कराऊंगा मैं। ठीक है, आप रिवीजन की मत सोचो यार, मैं मल्टीपल टाइम रिवीजन करा दूंगा, मल्टीपल टाइम। ठीक है, एक बार कोर्स खत्म करा दूं, ठीक है, उधर मेरी संजीवनी और द्रोणा खत्म हो गया मेरा, तो फिर मैं फ्री हो जाऊंगा एकदम। ठीक है, नई नई चीजों को लेकर के नए नए तरीके से प्रैक्टिस कराने के लिए। ठीक है, नए नए क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराने के लिए। ठीक है, जो पैटर्न पूछे जा रहे हैं उसको ला करके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराने के लिए एकदम फ्री होऊंगा, तो डट के प्रैक्टिस पर लगेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। भाई आज का जो टारगेट है बड़ा खतरनाक टारगेट है भाई। ठीक है, मैं आज कैंसर उठा रहा हूं, और मैं चाहूंगा कि फ्यूचर में आप में से पीडीएफ कहां मिलेगा,
बेटा द्रोणा की पीडीएफ, जो एक लिंक ट्री बनाया है इन लोगों ने, लिंक ट्री, जो लोग हैं टेक वाले, अब इतना नॉलेज हमें तो नहीं है, लिंक ट्री में सारे पीडीएफ कनेक्ट करते हैं, यानी लिंक ट्री, ठीक है। अब लिंक ट्री अपने ऐप पर भी दे रखा है, सब जगह लिंक ट्री का उन्होंने लिंक लगा रखा है। लिंक ट्री के लिंक को आप खोजोगे तो तुरंत सारा ट्री खुल जाएगा, सारी पीडीएफ आ जाएंगी उसके अंदर, ठीक है। वॉइस परफेक्ट है मेरे समझ से तो यार, अपने डिवाइस की वॉइस थोड़ा तेज करो, यहाँ तो वॉइस परफेक्ट है, सब कुछ ठीक है यहाँ से, ठीक है। तो अब मैं चैट प्राइवेट कर रहा हूं, ठीक है। हाँ मिल गई बच्चों को, ठीक है। लिंक ट्री में सारी की सारी लगी हुई है, सारी की सारी लगी हुई है, ठीक है। लिंक ट्री के अंदर सब कुछ है। अब बस आप वापस यहां पर आ जाओ, ठीक है। बस ये ध्यान रखना, द्रोणा सीरीज का पूरा फायदा उठाना, क्योंकि मैंने लिंक किया है अपने करंट टॉपिक के हिसाब से, लिंक किया है ये हिसाब से करंट बैच चल रहे हैं उनको बेनिफिट ज्यादा मिल जाए, ठीक है। बहुत सोच समझ के चीज डिजाइन की है, ठीक है। और अगर बेनिफिट नहीं उठा पाया तो बड़ा मन में मनाल रह जाएगा यार, ठीक है, समझ रहे हो। चलो आज का टॉपिक वो टॉपिक है, मेरी दिली ख्वाहिश है कि जब भी आप डॉक्टर बनो तो आप में से मैक्सिमम बच्चे कैंसर के स्पेशलिस्ट बने, क्योंकि कैंसर फ्यूचर में बहुत तगड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, स्पेशली इंडिया के अंदर, ठीक है। क्योंकि हम जो बाहर का जो फूड खा रहे हैं ना, डिब्बे बंद फूड, पैकेट्स वाला फूड, ये सारे के सारे कार्सिनोजन है, कैंसर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस। आप जितना भी बाहर का, क्योंकि भाई आपकी टंग मान ही नहीं रही, क्योंकि ये अजीनोमोटो जैसे केमिकल्स यूज करते हैं आपके टेस्ट बड को स्टिमुलेट करने के लिए। जितना भी चाइनीज फूड हुआ, जितने भी फूड जो दिख रहे हैं ना आपको मार्केट में आ रहे हैं, यहां तक कि अब होटल्स में फूड में भी इसको यूज करना चालू कर दिया है। इसके अलावा बहुत सारे स्टिमुलेटर्स यूज करते हैं जो हाईली कार्सिनोजेनिक होते हैं। तभी तो पहले कैंसर रेयरली होता था, आज की डेट में गट कैंसर बड़ा कॉमन हो गया है। गट कैंसर, आप समझ रहे हो, गट कैंसर। गट कैंसर कहां होते थे पहले, भाई पहले फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर होता था, वो इस वजह से होता था क्योंकि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते थे, ठीक है। या ब्लड कैंसर होते थे, बोन कैंसर होते थे, ठीक है। आप समझ, या जो टोबैको खाते थे, तंबाकू खाते थे, उनको लंग्स या माउथ कैंसर होता था। बट आज की डेट के अंदर ऐसे मतलब कैंसर देखने को मिल रहे हैं, आप सोच भी नहीं सकते हो। ईसोफेगल कैंसर, जो इंसान कभी तंबाकू खाता ही नहीं है, सिगरेट पीता ही नहीं है, ठीक है, फिर भी उसको कैंसर हो रहा है, और ऐसे लोगों की नंबर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा। कारण एक ही है, देखो कैंसर को रोकने वाले सब्सटेंस ऑलरेडी आपके बॉडी के अंदर हैं, ये समझ लो मेरी बात आज। क्योंकि जो लोग, मैं कई लोगों को देखता हूं, अरे हम तो सिगरेट पीते ही नहीं है, हम तो तंबाकू खाते ही नहीं है, हमें तो कैंसर हो ही नहीं सकता। सुन लो भाई, सुन लो, ये सुन लो मेरी बात ध्यान से। कैंसर को मारने वाले सेल आपकी बॉडी में ही हैं। दो टाइप के सेल्स होते हैं जो एंटी कैंसरस होते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे अपने क्लोजली रिलेटिव्स को बहुत सारे देखे हैं मैंने कैंसर, ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा मात्रा में, ठीक है। आपने भी देखे होंगे बहुत सारी कंडीशंस। तो मैं समझा दूं आपको, नेचुरल किलर सेल और टी लिम्फोसाइट, ये स्पेशली कैंसर को मारने के लिए बने होते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। पर आप दिन प्रतिदिन जो अपनी दिनचर्या रख रहे हो, अपना लाइफस्टाइल जो आप रख रहे हो, जिससे आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो रहा है। आप योगा करते नहीं हो, आप एक्सरसाइज करते नहीं हो, ठीक है, आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते नहीं हो, आप हेल्दी फूड खाते नहीं हो, आप नेचुरल फूड खाते नहीं हो, आप बाहर के फूड पर ज्यादा डिपेंडेंट हो। तो ये सब चीजें क्या कर रही हैं, आपके इम्यून सिस्टम को डाउन कर रही हैं, आपकी प्रतिरोधकता को कम कर रही हैं। और इम्यून सिस्टम को डाउन करने का मतलब है नेचुरल किलर सेल और टी लिम्फोसाइट का नंबर आपके अंदर घट रहा है, मानो या ना मानो, ठीक है, आपके अंदर कम हो रहा है, ठीक है। एक तो टी लिम्फोसाइट का नंबर कम हो रहा है आपका, और आप स्ट्रेस भी लेते हो, और स्ट्रेस की वजह से कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है, और कॉर्टिसोल ऑटोमेटिकली इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है, ठीक है। तो इसकी वजह से भी इम्यून सिस्टम कमजोर हो रहा है आपका, ठीक है। स्ट्रेस भी कैंसर प्रोड्यूसिंग हो सकता है, ध्यान रखना, स्ट्रेस भी कैंसर प्रोड्यूसिंग हो सकता है। मैं आज आपको बहुत चीजें बता रहा हूं, छुपी हुई चीजें आप सोच नहीं सकते हो। आप जितना भी पीवीसी प्लास्टिक की बोतल्स का पानी पीते हो, प्लास्टिक की बोतल्स के अंदर जो पानी आता है, जो बोतल्स यूज करते हैं, तो 20 रुपए में वाटर भी दे रहे हो, बोतल भी दे रहे हैं, ठीक है। तो इतनी घटिया क्वालिटी की प्लास्टिक यूज होती है, जब सनलाइट पड़ती है तो उसका पीवीसी, समझ रहे हो, कहां जाता है, पानी के अंदर मिक्स होता है, तो वो हाईली कार्सिनोजेनिक हो जाता है। तो आप पानी के संग ढेर सारा पीवीसी भी पी जा रहे हो, ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो हाईली कैंसर प्रोड्यूसिंग है। आप माइक्रोवेव के अंदर प्लास्टिक की चीजें यूज करते हो, जैसी रेस पड़ती है तो वो सारा पीवीसी कहां जाता है, फूड में आता है, वो कार्सिनोजेनिक होता है। आप थर्माकोल और प्लास्टिक के कपों में चाय पीते हो, तो वो पीवीसी का गर्म हॉट चीज पड़ती है, वो चीजें सीधा फूड में जाती हैं,
वो कार्सिनोजेनिक हो जाता है। आप आलू बहुत ज्यादा खाते हो और आलू की ग्रोथ के लिए यूरिया डाला जाता है, क्योंकि भाई ऑर्गेनिक आलू कहाँ मिल रहा है, और इतना ज्यादा मात्रा में यूरिया यूज होता है, और यूरिया कार्सिनोजेनिक होता है। अगर अमाउंट ज्यादा है तो कार्सिनोजेनिक है, वैसे बॉडी उसको एलिमिनेट कर लेती है, बट फिर भी अगर ज्यादा है तो कार्सिनोजेनिक है। समझ रहे हो आप? जो ड्राई फ्रूट में आप स्पेशली काजू की बात करूं तो उसके ऊपर बेंजीन की एक फॉर्म होती है, उसको स्प्रे किया जाता है, ठीक है, जो आप नॉर्मली काजू खाते रहते हो वैसे। और वो और बेंजीन आप जानते हो हाईली कार्सिनोजेनिक है। आप समझ रहे हो? यानी डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं, और जितना भी आप पैकेट्स वाले फूड लेते हो, लाइक ये जितने भी चिप्स हुए या कुरकुरे टाइप हुए, जितने भी पैकेट्स वाले फूड होते हैं, भाई कोई भी कंपनी चाहेगी कोई फूड बनाए और खराब हो जाए उसका, अगर नेचुरल फॉर्म में उसको पैक करोगे तो खराब हो जाएगा। आप समझ रहे हो? तो उसमें ढेर सारे एंटीबायोटिक्स या ऐसे पेस्टिसाइड डाले जाते हैं जिससे कि उनमें कीड़े या सड़ाइन पैदा ना हो, वो खराब ना हो, ठीक है। और अगर आप पॉइजन डालोगे तो सीधी सी बात है, जो बैक्टीरिया कीड़े इन सबको मार रहा है तो वो आपकी गट में कैसे हेल्दी रहेगा आपकी गट के लिए? वो कार्सिनोजेनिक्स होते हैं सारे के सारे। जितना भी आप पैकेट्स वाली चीजें ले रहे हो, लाइक सॉस, लाइक, ठीक है, जैम, लाइक जो जितना भी आ रहा है पैकेट्स के अंदर, सबके अंदर बेटा भर भर के, मतलब यहां तक कि आप जूस पीते हो, ठीक है, सर हम ट्रॉपिकाना पीते हैं, भाई डब्बा बंद जो पी रहे हो ना, उसमें इतना जहर मिला हुआ है जो आपकी गट को बर्बाद कर देगा। भाई पीना है नेचुरल पियो ना, ठीक है भाई, नो डाउट वहां पर भी पेस्टिसाइड डल रहे हैं पर इतना नहीं है, वो फिर भी ठीक है। जो आप डायरेक्टली आप वो लिक्विड ले रहे हो, इसलिए जो भी करो कोशिश करो नेचर की तरफ जाओ, नेचुरल चीजों को लो, ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग को सपोर्ट करो, ठीक है, ऑर्गेनिक फूड लेने को सपोर्ट करो, ठीक है, ऑर्गेनिक फूड का मतलब है गोबर की खाद जिसमें पड़ती है, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ये अब समय है, फ्यूचर है, जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं मैं उनसे बोल दूं, फ्यूचर में डिमांड है ऑर्गेनिक फूड की। आप 4 टाइम भी जरा पैसा ज्यादा लोगे तो लोग देने को तैयार हैं, क्योंकि उस जहर से अच्छा है ऑर्गेनिक फूड इंटेक करें। और धीरे धीरे ऑर्गेनिक फार्मिंग बढ़ती जा रही है, क्योंकि कैंसर के केस बढ़ते जा रहे हैं, लोग मीट खाना छोड़ रहे हैं। आप समझ रहे हो? क्योंकि मीट के अंदर भाई वो भी तो एक एनिमल है, वो भी तो बाहर की जो पॉल्यूटेंट चीजें वो भी खा रहा है, तो इनडायरेक्टली वो चीजें उसके अंदर भी आ रही हैं, और उसको आप खा रहे हो तो इनडायरेक्टली वो चीजें आपके अंदर जा रही हैं। तो सीधी सी बात है यार, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जितने भी फिल्मी स्टार, फिल्म भाई आप सोचो हमारे पास उतना पैसा नहीं है, हम सबके पास, फिल्म स्टार की मैं बात करूं, फिल्म स्टार के पास तो पैसे की कमी नहीं है, फिर भी उनको कैंसर हो रहा है, कितने सारी डेथ हो चुकी कैंसर की वजह से, ठीक है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं रेड मीट पर डिपेंडेंट थे, ठीक है, और उससे बहुत सारे कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस, लेड जैसे सब्सटेंस, क्योंकि आप फिश खाओगे, या तो आप समुद्री ऐसी फिश खाते हो जो बहुत कॉस्टली होती है, और नॉर्मल फिश खाते हो तो वो भाई नदियों में मिलती है, और नदियों के अंदर जितना भी फैक्ट्रियों का पॉल्यूटेंट वाटर है वहां जा रहा है, तो वो उसमें लेड होता है, लेड फिश के अंदर जा रहा है, डिफरेंट टाइप के कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस फिश के अंदर जा रहे हैं, और फिश को आप खा रहे हो तो वो आपके अंदर जा रहे हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो इनडायरेक्टली बड़ी गंदी सिचुएशन हो चुकी है, ठीक है। यानी आज की डेट में आपको बहुत अवेयर रहना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि आपको एंटीऑक्सीडेंट भी लेने हैं, आपको समझना पड़ेगा ग्रीन वेजिटेबल नेचुरल फूड पर आपकी डिपेंडेंसी होनी चाहिए। ड्राई फूड ले रहे हो तो ऐसे ड्राई फूड लोगे जो हार्ड कवरिंग के अंदर होते हैं, जैसे वॉलनट हुआ, ठीक है, समझ रहे हो, बादाम हुआ, ठीक है, आप समझ रहे हो, कुछ ऐसी चीजें लेने पड़ेंगी आपको जो कहीं ना कहीं हार्ड कवरिंग में होती हैं, जहां पेस्टिसाइड का इफेक्ट कम हो रहा है, डिब्बे बंद चीजें छोड़ने पड़ेंगी, नेचर की तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है, और मजबूरी है, हमें लेना ही पड़ेगा, तो आपको इम्यून सिस्टम को तंदुरुस्त बेहतर करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, मजबूरी है, डिमांड है, समय की मांग है। समझ रहे हो? अगर आपको वाकई में लड़ना है, और मैं कह रहा हूं कोरोना गया नहीं है, कोरोना फिर से आ रहा है, और आगे आने वाले टाइम में इससे भयानक अटैक होने वाला है माइक्रोबियल, तैयार रहो, तैयार रहो बेटा, मैं कह रहा हूं, ठीक है। एक लड़ाई आपकी कैंसर से है और एक लड़ाई आपकी वायरस से है, कई वायरस कैंसर प्रोड्यूसिंग होते हैं, ठीक है, और सबका सॉल्यूशन एक ही है, सुपर हाइपर एक्टिव इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम परफेक्ट है, आप कैंसर से लड़ पाओगे, इम्यून सिस्टम परफेक्ट है, आप डिफरेंट माइक्रोबियल डिसऑर्डर से लड़ पाओगे जो टाइम टू टाइम अटैक होंगे, क्योंकि ये कंपनियां जो है ना, ठीक है, ये आपका फील्ड डॉक्टर्स, ठीक है, मैं ऐसे ऐसे डॉक्टर्स को जानता हूं जो कोरोना के टाइम पर आज अरब खरब पति हो चुके हैं, सिर्फ कोरोना के टाइम पर लोगों की मौत हुई, और ऐसे भी डॉक्टर हैं जिन्होंने अपनी जान दी है, ठीक है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, ठीक है, हर तरीके की चीजें हैं, तो कहीं ना कहीं मतलब पांचों उंगली जैसी नहीं होती, ठीक है, बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपना बहुत डिवोशन दिया, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जिन्होंने अपने, समझ रहे हो, जो कंपनियों से जुड़े रहे, जिन्होंने अपने घर भरे हैं पैसों से, बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं जो आज मतलब मल्टीपल टाइम ग्रो कर चुकी हैं,
तो आप डिसाइड आपको करना है कि आपको अपनी ग्रोथ देखनी है या इन कंपनियों की ग्रोथ देखनी है, ठीक है, ये डिसाइड आपको कर लो। और सबका सॉल्यूशन एक ही है, इम्यून सिस्टम को तंदुरुस्त कर लो भाई, समझ रहे हो। आज मैं पूरा कैंसर करा दूंगा, आज के लेक्चर में कैंसर एंड हो जाएगा। कैंसर को समझना भी है और इस कैंसर को अपनी रूटीन लाइफ में, इस कैंसर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है रूटीन लाइफ में उसको ऐड भी करना है आपको, ठीक है। अपनी लाइफ में भी ऐड करना है, अपने पेरेंट्स की लाइफ में भी ऐड करना है, ठीक है, अपने जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनकी लाइफ में भी ऐड करना है, ठीक है। आप समझ गए ना। तो मैं समझ इतना बस कह रहा हूं कि आप पॉल्यूशन से बच नहीं सकते, आप बाहर के फूड से बच नहीं सकते, तो एक काम कर सकते हो, आप रूटीन एक्सरसाइज अपनी ऐड कर लो, चाहे 10 से 20 मिनट की हुई क्यों ना हो, ठीक है। रूटीन में गिलोय, तुलसी, हल्दी ये अपनी डाइट में ऐड कर लो सुबह खाली पेट। ये इम्यून सिस्टम बूस्टर होती है, टी लिम्फोसाइट और नेचुरल किलर सेल के नंबर को बढ़ाती है। एक्सपेरिमेंट भी कर चुका हूं उसके ऊपर में, ठीक है, ड्यूरिंग रिसर्च, ठीक है, ये नंबर को इंक्रीज करती है, समझ रहे हो। प्रोटीन डाइट, अपनी डाइट में प्रोटीन का कंटेंट बढ़ाओ, प्रोटीन ज्यादा खाओ, समझ रहे हो, क्योंकि कैंसर पेशेंट की भी प्रोटीन का कंसंट्रेशन डिक्रीज होना चालू हो जाता है और लास्ट स्टेज में एल्बुमिन प्रोटीन की ड्रिप चलाने पड़ती है कैंसर की, जब लास्ट स्टेज आती है, समझ रहे हो। तो प्रोटीन कंटेंट आपकी डाइट में अच्छे खासे होने चाहिए, ठीक है। और मैं ये नहीं कह रहा कि 100% तो आप बच ही नहीं सकते, पर कोशिश करो रिड्यूस करने की, कोशिश करो प्लास्टिक की बोतल के पानी को छोड़ दो, आप कॉपर की बोतल यूज करो पानी के लिए, ठीक है। अपना पानी खुद घर से लेके चलो उसको, और कहीं भरना है तो आरओ वाटर से कहीं ना कहीं आप आरओ में भी आजकल, पर अब आरओ भी थोड़ा मॉडिफाइड हो रहे हैं, ठीक है, एल्कलाइन वाटर यूज कर रहे हैं, ये टैंक को प्लास्टिक की जगह कॉपर या स्टील का टैंक यूज कर रहे हैं ये लोग, तो उसमें भी आपको अवेयरनेस दिखाने पड़ेगी। यानी प्लास्टिक से आपको दूरी रखनी है, समझना, पीवीसी से आपको दूरी बना के रखनी है, चाहे किसी भी फॉर्म में बना के रखो, वो आपको मेंटेन करनी है, डिस्टेंस मेंटेन करनी है। अब कैसे करनी है, डिसीजन आपको लेना है, ठीक है। अपनी डाइट में नेचुरल फूड को ऐड करना है, कैसे करना है डिसीजन आपको लेना है, आप समझ रहे हो, डिसीजन आपको लेना है। और 3 बातें मेरे हिसाब से, मैं फिर से बोल रहा हूं, तुलसी, हल्दी, ग्लोए ये अपनी डाइट में ऐड कर लो पर डे, ठीक है, पर डे। अगर नेचुरल लेते हो तो उससे बेस्ट कोई भी नहीं है। ग्लोए जगह जगह पेड़ों पर लगी होती है, उसको बस लकड़ी को तोड़ करके कूट करके पानी में बॉइल कर लो, उस पानी को पी लो, ठीक है। उसी पानी में कुछ नीम के पत्ते डाल लो, ठीक है, गिलोय हो गई, नीम हो गई, और कच्ची हल्दी आती है उसको कूट करके उसमें बॉइल कर लो, ठीक है। ये आप कर सकते हो जो सबसे बेस्ट है। आपको लगता है सर मैं कर ही नहीं सकता, तो मार्केट में इनकी टैबलेट्स भी आती हैं, आप वो खा लिया करो, कम से कम उतना नहीं पर कुछ तो असर दिखाएंगी ना, समझ रहे हो। स्टार्टिंग दिन की शुरुआत यहां से करो, जब समझ, नीम, तुलसी, गिलोय से दिन की शुरुआत करो, और फिर अपना रूटीन जो भी आप ले रहे हो रखो। सुबह का ब्रेकफास्ट पूरे दिन का सबसे बेहतरीन होना चाहिए, हाई प्रोटीन, और मतलब हाई प्रोटीन कंटेनिंग होना चाहिए, ठीक है, प्रोटीन उसमें ज्यादा हो, समझ रहे हो ना मेरी बात। और कोशिश करो यार थोड़ा सा अवॉइड करो, ठीक है, इसको, बाहर की चीजों को अवॉइड करो। 100% नहीं कर सकते पर करना पड़ेगा, चैप्टर के साथ साथ चीजें बड़ा पढ़ा भी रहा हूं पर बताना चाह रहा हूं, क्योंकि ये बहुत डोमिनेंट है, हर 4 में से 1 को कैंसर हो रहा है, ठीक है। और मैंने बता दिया कैंसर खाने से नहीं होता, समझ रहे हो। कैंसर का एक बहुत बड़ा कारण है जो लोगों को समझ ही नहीं आ रहा, स्ट्रेस, स्ट्रेस भी कैंसर प्रोड्यूस कर रहा है, समझ रहे हो। क्योंकि स्ट्रेस की वजह से कॉर्टिसोल लेवल बढ़ रहा है, और कॉर्टिसोल लेवल आपके इम्यून सिस्टम को रिड्यूस कर रहा है, और इम्यून सिस्टम रिड्यूस होने का मतलब है टी लिम्फोसाइट और नेचुरल किलर सेल का नंबर कम होना, और नंबर कम होने का मतलब है आप कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस को डायरेक्टली इनडायरेक्टली खा रहे हो या एक्सपोज, एटमोस्फियर से एक्सपोज ले रहे हो उसका, पर बचे हुए हो क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम अभी ठीक है, समझ रहे हो। पर आप धीरे धीरे इम्यून सिस्टम को कमजोर कर रहे हो तो इनका इफेक्ट हो जाएगा, जो कैंसर को इंड्यूस करता है, ठीक है, इट इज अ डेंजरस, ठीक है। अभी तो मैं चाहता हूँ फ्यूचर में, अभी मैं सच बताऊं ना, अभी मैं ट्रीटमेंट की बात करूंगा, कैंसर का भी इंडिया में तो ट्रीटमेंट है ही नहीं कुछ भी, रेडिएशन कीमोथेरेपी, रेडिएशन कीमोथेरेपी है, सर्जरी, सर्जरी भी इनिशियल स्टेज में हो सकती है, बाद में सर्जरी हो ही नहीं सकती। रेडिएशन कीमोथेरेपी, आम आदमी तो रेडिएशन कीमोथेरेपी से ही मर जाता है, ठीक है। तो मेरी दिली ख्वाहिश है कि आप सेलेक्ट हो, ठीक है, अपने फील्ड में धुरंधर बनो, और फ्यूचर में कैंसर के स्पेशलिस्ट बनो, ठीक है। आप समझ रहे हो, क्योंकि रेडिएशन के इफेक्ट से स्किन कैंसर की भी आगे फ्यूचर में बहुत ज्यादा मतलब प्रोबेबिलिटी होने वाली है, ठीक है। तो आपको इस पर, इसका स्पेशलिस्ट बनना पड़ेगा, और बहुत डिमांड है इसकी, मैं सच कह रहा हूँ, ठीक है। अगर आप, मैं मतलब क्या है, मतलब डॉक्टर क्या है यार, इन खतरनाक बीमारियों से ही उसके घर में लक्ष्मी का प्रवेश होता है, बट कैंसर की बहुत डिमांड है, ठीक है, सॉरी, कैंसर के ट्रीटमेंट की बहुत डिमांड है, मतलब कैंसर डोमिनेंट हो रहा है, आप समझ रहे हो, और अच्छे डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट है,
अभी कोई ट्रीटमेंट खास है नहीं इंडिया के अंदर, ठीक है, तो आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इस फील्ड के अंदर, ये ध्यान रख लो, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधों पर है, ठीक है, फ्यूचर, क्योंकि आप ही एक्चुअल में फ्यूचर हो, ठीक है। समझे या नहीं समझे, आप वापस आ जाओ, ठीक है। तो समझ लो कि टॉपिक कितना सेंसिटिव है और कितना जरूरी है, तो समझना पड़ेगा उस टॉपिक को, ठीक है। एनसीईआरटी की 4 लाइनें मैंने ऐड कर दी हैं, जनरल लाइन से, पर मैं समझाऊंगा अच्छी तरीके से, क्योंकि आज पूरा कैंसर ही कराऊंगा मैं, ठीक है, तो समझा के कराऊंगा मैं। कैंसर इज वन ऑफ द मोस्ट, ठीक है, dreaded disease of the human being and is major cause of death all over the globe। मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया ही इससे परेशान है, क्योंकि स्ट्रेस पूरी दुनिया में। कोरोना की वजह से लोगों की जो डेथ हुई थी, तो उसमें मैक्सिमम केस जो डेथ के थे वो लो इम्यूनिटी की वजह से थे, और लो इम्यूनिटी हाई स्ट्रेस की वजह से थी। दुनिया में मैक्सिमम स्ट्रेस में है, किसी को जॉब की वजह से स्ट्रेस है, किसी को फैमिली में स्ट्रेस है, किसी को, समझ रहे हो, बहुत सारे स्ट्रेस ही स्ट्रेस है, ठीक है। कई बच्चों को पढ़ाई का स्ट्रेस होता है, तो काय बात का स्ट्रेस ले रहे हो भाई, ठीक है। एक बार जिंदगी मिली है तो बिना स्ट्रेस के भी इसको आप कर सकते हो, ठीक है, बट है स्ट्रेस है। और जहां स्ट्रेस होगा वहां कॉर्टिसोल बढ़ेगा, कॉर्टिसोल बढ़ेगा वहां इम्यून सिस्टम घटेगा, और इम्यून सिस्टम घटेगा तो दो चीज, कैंसर और कोरोना जैसी महामारी होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा टॉप पर रहेगी। ये डिसीजन आपको लेना है, ठीक है। मोर देन मिलियन, एक आध दो की बात नहीं कर रहा मैं, एक आध दो की बात नहीं कर रहा, मोर देन मिलियन इंडियन सफर फ्रॉम कैंसर, ठीक है। ये एनसीईआरटी का गवर्नमेंट का बेसिक डेटा है, समझ रहे हो। एंड लार्ज लार्ज नंबर ऑफ देम डाई फ्रॉम इट्स एनुअली, हर साल एक बहुत बड़ा नंबर लोगों का ऐसा है जो इस कैंसर की वजह से मारे जाते हैं, डेथ होती है लोगों की, ठीक है। तो इट इज अ डेंजरस, आप समझ गए होगे इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है, ठीक है। कितना समझना है इसको यार, कैसे इसके लिए अवेयरनेस चाहिए, ठीक है। और मैं एक ही बात कहता हूं, खाने को कुछ भी ना हो, खाने को कुछ भी ना हो, ठीक है। अब सर कहाँ से खाएंगे प्रोटीन, हमारे पास पैसा नहीं है, सर कहाँ से खाएंगे ये, मतलब जो आप बता रहे हो सप्लीमेंट, मत खाओ यार। नीम का पेड़ सब जगह मिलता है, ग्लोए सब जगह लटकी हुई मिलेगी, है कहीं भी चले जाओ ग्लोए भरी पड़ी है ग्लोए। मैं ऐसी जगह रहता हूँ जहाँ पेड़ नहीं है इतने ज्यादा, फिर भी ग्लोए में खूब मिल जाती है मुझे ग्लोए, ठीक है, आप समझ रहे हो। और तुलसी हर घर में होती है, नीम तुलसी गिलोय, हल्दी, हर हल्दी का मतलब है सिंपल हल्दी सब जगह मिलती है यार, ठीक है। कच्ची हल्दी उठा लो, वैसी हल्दी उठा लो, इसका काढ़ा बना के अगर पी लोगे तो ये तो गरीब से गरीब ही पी सकता है, ठीक है। ये इम्यून सिस्टम बूस्टर है, गरीब से गरीब इंसान मेहनत कर सकता है, थोड़ा एक्सरसाइज कर सकता है, कोई भी कर सकता है, पैसा नहीं लगता उसका, शुद्ध दवा लेने में पैसा नहीं लगता, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। हाँ, और बाहर की चीजों से बचना है भाई, मैं ये थोड़ा कह रहा हूँ कि खर्च करो पैसा, डिब्बे बंद चीजें, बोतल में बंद चीजें बंद कर दो, उस पर पैसा उड़ाना बंद कर दो, समझ रहे हो। तो ये चीजें इतना ही करोगे तो इतने से ही आपका इम्यून सिस्टम परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो आ जाओ, खुद भी अवेयर रहो और अपने आसपास के माहौल को भी अवेयर रखो, समझ रहे हो। माइक्रोवेव यूज करो, पर प्लास्टिक की चीजें उसमें यूज मत करो बिल्कुल भी। कभी भी कहीं भी आपको चाय पीनी है तो प्लास्टिक या थर्माकोल के इन कपों में चाय बिल्कुल अवॉइड कर दो, बिल्कुल छोड़ दो पीना, ना खुद पियो ना किसी को पीने दो, समझ रहे हो ना। वापस आ जाओ, अब स्टार्ट करता हूं मैं बेसिक चीजें बिल्कुल यार। एक, सर कैंसर का मतलब क्या है, कैंसर का मतलब एक नॉर्मल सेल का अनकंट्रोल ग्रोथ होना, एक नॉर्मल सेल का दैत्य में कन्वर्ट हो जाना, राक्षस में कन्वर्ट हो जाना। तो कैंसर सेल क्या करती है, सुनो मेरी बात। कैंसर सेल में, कैंसर सेल जो होती है इमोर्टल होती है, इमोर्टल का मतलब है अमर। चलो, हाँ, कैंसर सेल क्या होती है, कैंसर सेल अमर होती है, ठीक है, कभी मरती नहीं है कैंसर सेल, समझ में आया। कैंसर सेल कभी मरती नहीं है, अमर होती है, ठीक है, इमोर्टल होती है, समझे नहीं समझे। देखो मेरा काम बताना है, अब तुम चॉकलेट की बात करो, इसकी बात करो, उसकी बात करो, समझा दिया, ठीक है। इतनी बुद्धि तो रखनी चाहिए, अगर इतनी बुद्धि भी नहीं रखते हो, लैग हो रहा है, लैग तो नहीं होना चाहिए, क्या लैग हो रहा है क्या, लैग हो रहा है, नो लैग, ओके। चलो वापस आओ। तो अब समझना होगा कि एक नॉर्मल सेल और कैंसर सेल में अंतर क्या होता है। कैंसर सेल जब अनकंट्रोल ग्रोथ करती है ना,
तो नॉर्मल सेल को जो ब्लड वेसल सप्लाई कर रहे होते हैं ना, उनके ब्लड को भी अपनी तरफ ट्रांसफर कर लेती है। भाई मैं दैत्य की तरह ग्रो करूंगी। इसकी वजह से वो ब्लड सप्लाई नॉर्मल सेल को नहीं मिल पाती और नॉर्मल सेल कमजोर होती जाती हैं, कैंसर सेल तंदुरुस्त होती जाती हैं और धीरे धीरे आपकी बॉडी वीक होती जाती है, क्योंकि बॉडी के अंदर नॉर्मल सेल धीरे धीरे डिजेनरेट करना चालू कर देती हैं, क्योंकि उनकी न्यूट्रिएंट सप्लाई ये अपनी तरफ ट्रांसफर कर लेती हैं कैंसर सेल। तो वो बेचारी कमजोरी से मर जाती हैं और ये और तंदुरुस्त हो जाती हैं और पूरी बॉडी पे कब्जा कर लेती हैं और खेल खत्म। समझ रहे हो? तो अंतर क्या होता है नॉर्मल सेल और कैंसर सेल में, यहां से बात स्टार्ट करेंगे। तो डायग्रामेटिकली समझना, ठीक है। एक नॉर्मल सेल की एक प्रॉपर्टी होती है, समझना मेरी बात। नॉर्मल सेल की एक अपनी प्रॉपर्टी होती है कॉन्टैक्ट इनिबिशन। जैसे आपने यहाँ कोई चीज एक्सीडेंट हुआ, कोई चीज टिश्यू हट गया यहाँ से, ठीक है, कोई टिश्यू टूट गया, हट गया यहाँ से, ठीक है। तो अब यहाँ जब टिश्यू हटेगा तो ग्रोथ होगी टिश्यू की, तो उतनी ही होगी जितना इसका शेप था, शेप मेंटेन करते ही रुक जाएगी। आप जैसे कोई मानो कोई पार्ट एक्सीडेंट हुआ, हाथ का कोई पार्ट टूट गया, जैसे अलग हो गया, टिश्यू निकल गया, तो टिश्यू की ग्रोथ होगी, उतनी ग्रोथ होगी जितना उसका शेप मेंटेन है। शेप मेंटेन होती ग्रोथ रुक जाएगी, ओवर ग्रोथ नहीं होगी। ऐसा नहीं कि मेरे हाथ में टिश्यू टूटे तो टिश्यू ओवर ग्रोथ होकर के उन्होंने एक बम बना लिया इस तरीके से ना, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। कान हटा तो कान ऐसा नहीं कान की जगह कुछ और बन जाए, कान टूटेगा तो कान ही बनेगा यहाँ पर। नाक टूटेगी यहाँ से हल्की सी तो नाक ही बनेगी, मतलब समझ रहे, जो टिश्यू जहां से रिप्लेस होंगे वही टिश्यू बनेंगे, उतने ही बनेंगे कि शेप को मेंटेन करते हुए। ये नॉर्मल सेल की प्रॉपर्टी है, इसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। एक नॉर्मल सेल जब दूसरी सेल के कांटेक्ट में आती है तो अपनी ग्रोथ को रोक देती है, क्योंकि वहां पर कंट्रोल सेल ग्रोथ होती है, जबकि कैंसर के केस में अनकंट्रोल डिवीजन होता है, अनकंट्रोल डिवीजन, ठीक है। वो कांटेक्ट इनहिबिशन को फॉलो नहीं करते, समझ रहे हो, कांटेक्ट इनहिबिशन को फॉलो नहीं करते। अगर मैं इनको एक्सप्लेन करना चाहूं, समझना अच्छी तरीके से, तो नॉर्मल सेल की प्रॉपर्टीज को मैं थोड़ा जरा एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा समझना होगा इसको। ये जनरल प्रॉपर्टी में इसलिए बताता हूं क्योंकि अगर यही समझ में नहीं आया तो तुम कैंसर को समझ ही नहीं पाओगे। नॉर्मल सेल की प्रॉपर्टी है, इधर हम कैंसर सेल की प्रॉपर्टी की बात करेंगे। डिफरेंस क्या है नॉर्मल सेल और कैंसर सेल के अंदर, समझो। अगर मैं नॉर्मल सेल की बात करता हूं तो यहां पर कंट्रोल सेल डिवीजन होती है, कंट्रोल सेल डिवीजन कंट्रोल होती है, वहां अनकंट्रोल सेल डिवीजन होती है। कंट्रोल सेल डिवीजन, यहां सेल डिवीजन कंट्रोल में होगी, अनकंट्रोल नहीं होगी, जबकि यहां अनकंट्रोल सेल डिवीजन होती है, अनकंट्रोल सेल डिवीजन। कंट्रोल सेल डिवीजन, यहां अनकंट्रोल सेल डिवीजन। क्यों भाई? क्योंकि ये वाले जो सेल होते हैं ना, जो नॉर्मल सेल होते हैं ना, यहां कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रेजेंट होता है, यहां पर कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रेजेंट होता है। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन यहां पर प्रेजेंट होता है, जबकि यहां पर कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नहीं होता है, एब्सेंट होता है। यहां पर कॉन्टैक्ट इनहिबिशन एब्सेंट होता है। सर कॉन्टैक्ट इनहिबिशन को डायग्रामेटिकली समझाऊंगा मैं। जैसे मान लो ये एक प्लेट है, मैंने नॉर्मल सेल को ग्रोथ करा रहा हूं और इधर मैंने कैंसर सेल की ग्रोथ कराई है इस प्लेट के अंदर, समझने की कोशिश करना। एक तरफ नॉर्मल सेल की ग्रोथ करा रहा हूं, एक तरफ कैंसर सेल की ग्रोथ करा रहा हूं। जब भी आप सेल की ग्रोथ कराते हो, मीडियम होता है इसमें सेल ग्रोथ करती है, ठीक है। प्लेट ले ली मैंने, अब यहां पर मैं ग्रोथ कराऊंगा नॉर्मल सेल की। मान लो ये नॉर्मल सेल रख दिए है मैंने यहां पर, ये नॉर्मल सेल है, ये नॉर्मल ओल्ड सेल है। अब मैंने एक सेल को उठा के बीच में रख दिया, यहां पर एक सेल को उठा के बीच में रख दिया, ये बीच में रख दिया। अब सेल ये ग्रोथ करना चालू करेगी, ये सेल
ग्रोथ करना चालू करेगी इस मीडिया के ऊपर। बॉडी में भी सेम ऐसी ग्रोथ करेगी। 1 से 2 बनेंगे, 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे, 8 से 16 बनेंगे। धीरे धीरे ये ग्रोथ होती जाएगी। और जैसे ही ये सेल ओल्ड सेल के कांटेक्ट में आएंगे, ये सेल ओल्ड सेल के कांटेक्ट में आएंगे, इनकी डिवीजन, सेल डिवीजन रुक जाएगी। ओल्ड सेल के कांटेक्ट में आएंगे, सेल डिवीजन रुक गया। ओल्ड सेल के कांटेक्ट में आएंगे, सेल डिवीजन रुक गया। इसको बोलते हैं कांटेक्ट इनहिबिशन। एक सेल दूसरी सेल के कांटेक्ट में आती है तो अपनी ग्रोथ को रोक देती है, इसको बोलते हैं कांटेक्ट इनहिबिशन। वॉइस क्रैक हो रही है क्या? हाँ, वॉइस में कोई प्रॉब्लम है क्या? वॉइस वैसे गले की वजह से है तो पता नहीं। हाँ, टेक्निकली कोई इश्यू है तो मुझे बताओ। क्रैकिंग साउंड, 1 मिनट चेक करता हूं मैं। तो गला ही खराब हो रखा है। नहीं यार, यहाँ तो ठीक है। जरा आप बताओ, अब साउंड पहले से परफेक्ट है क्या? अब साउंड पहले से परफेक्ट है क्या? साउंड पहले से परफेक्ट है क्या? वॉइस पहले से परफेक्ट है तो बताओ, ठीक है? यस या नो? पहले से मैंने थोड़ा सा इसका वो चेंज किया है, मूड। ऑल ओके, परफेक्ट है, ठीक है। कोई गला ही क्रैक रखा है तो यार साउंड भी क्रैक हो सकती है। हाँ, टेक्निकली कोई चीज है तो आप मुझे बताओ, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऑल राइट, ठीक है। तो एक सेल दूसरी सेल के कांटेक्ट में आती है, क्या कर देगी? अपनी ग्रोथ को रोक देगी। इसको बोलते हैं कांटेक्ट इनहिबिशन। इसी को बोलते हैं कांटेक्ट इनहिबिशन। इसी को बोलते हैं कांटेक्ट इनहिबिशन। समझ में आया? ये हो रहा है कांटेक्ट इनहिबिशन। सेल दूसरे सेल कांटेक्ट में आती है, डिवीजन रोक देगी। अब मैं कैंसर सेल की बात कर रहा हूं, सेम चीज मैं कैंसर सेल पे लगा रहा हूं। ये नॉर्मल सेल है। नॉर्मल सेल बना दो पहले तो। ये नॉर्मल सेल है। नॉर्मल सेल है। हमने क्या काम किया, एक कैंसर सेल को बीच में डाल दिया। ये कैंसर सेल साइज में थोड़ी बड़ी हो गई है, दैट है, ये बीच में डाल दिया, ठीक है। ये कैंसर सेल है, छोड़ दिया भाई तू ग्रोथ कर। अब तुरंत ग्रोथ करना चालू करेगी, ये तेजी से ग्रोथ करेगी, तेजी से ग्रोथ करेगी, ये तेजी से ग्रोथ करेगी। रुकेगी नहीं इसकी ग्रोथ, इसकी ग्रोथ रुकेगी नहीं, इसकी ग्रोथ रुकेगी नहीं, इसकी ग्रोथ रुकने वाली नहीं है। इतना ही नहीं, दूसरी सेल के अंदर भी पेनिट्रेट कर जाएगी, उनके अंदर घुसने की कोशिश करेगी, उनको हटाएगी, उनकी जगह खुद ले लेगी, उनकी जगह खुद एंटर कर जाएगी। समझ रहे हो? इसको बोलते हैं इनवेजिवनेस। इनवेजिवनेस, ये सेल इतनी दुष्ट होती है, समझ रहे हो? ये खुद इतनी तेजी से ग्रो करती हैं, दूसरी सेल के अंदर एंटर कर जाती हैं। इनवेजिवनेस, दूसरी सेल के अंदर एंटर कर जाती हैं, दूसरी सेल के अंदर एंटर कर रही हैं, उनके ऊपर डोमिनेंट हो रही है, उन्हें खत्म कर रही है, खुद अपने साइज को, अपनी नंबर को दैत्य की तरह बढ़ाती जा रही है। समझ रहे हो? यहां पर कॉन्टेक्ट इनहिबिशन नहीं है, आप समझना मेरी बात। यहां पर कॉन्टेक्ट इनहिबिशन एब्सेंट है, कॉन्टेक्ट इनहिबिशन है ही नहीं, यहां कॉन्टेक्ट इनहिबिशन एब्सेंट है ही नहीं। इनवेजिवनेस देखने को मिल रही है, इनवेजिवनेस, ये घुस रही है एक दूसरे के अंदर। इनवेजिवनेस देखने को मिल रही है, एक सेल दूसरी सेल के अंदर पेनिट्रेट कर रही है। इनवेजिवनेस, अंदर घुस जाना, इनवेजिवनेस। आप मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? ये सेल दूसरी सेल के अंदर पेनिट्रेट कर रही है, इनवेजिवनेस आ रही है। तो इसके बेस पर आप बोल सकते हो यहां पर इनवेजिवनेस होती है क्या? इनवेजिवनेस, ठीक है। यहां इन्वेजिवनेस नहीं है, यानी नॉर्मल सेल कभी इन्वेजिवनेस शो नहीं करते, पर कैंसर सेल इन्वेजिवनेस शो करते हैं। ये सेल
इतनी तेजी से ग्रोथ करती हैं और दूसरी सेल के अंदर पेनिट्रेट कर जाती हैं, घुस जाती हैं। यानी इनके अंदर इन्वेजिवनेस मिलती है, वहां पर इन्वेजिवनेस नहीं होती। समझ रहे हो? वहां पर इन्वेजिवनेस नहीं होती, ये ध्यान रखना। वहां पर इन्वेजिवनेस नहीं है, वहां पर इन्वेजिवनेस है। ये दो बातें समझ में आई है नहीं आई? अभी ट्यूमर पर आ रहा हूं मैं, ठीक है? कैंसर और ट्यूमर में अंतर क्या होता है ये भी समझाऊंगा मैं। अब हम बात करेंगे कि भाई अगर नॉर्मल सेल है ना, तो यहां पर मोर्टेलिटी होती है, इनकी एक उम्र होती है, उस उम्र के बाद ये सुसाइड कर लेती है। भाई मैं 50 जनरेशन तक जीऊंगी या 25 जनरेशन तक जीऊंगी। एक नॉर्मल सेल लगभग 50 जनरेशन तक डिवाइड करती है, एक से दो, दो से चार, 50 जनरेशन तक, बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है? उसके बाद नेचर ने देखो भाई, मर जाना अलग होता है, ठीक है? मर जाने से बॉडी सड़ती है, ठीक है? इसको नेक्रोसिस बोलते हैं। और एक होती है एपोप्टोसिस। यार नेचर का एक अलग ही कंसेप्ट है, खतरनाक कंसेप्ट है एपोप्टोसिस। नेचर कहती है अगर कोई नेचुरली डेथ होगी, किसी की नेचुरली डेथ होगी, तो डेड बॉडी ही नहीं बचेगी, वो डेड बॉडी खुद ही अपने को गायब कर लेगी। समझ रहे हो? इसको बोलते हैं एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस, ठीक है? एपोप्टोसिस क्लियर है बिल्कुल? ये इसको बोलते हैं प्रोग्राम्ड सेल डेथ। मतलब सेल डेथ की एक प्रोग्रामिंग होती है। समझ रहे हो कि सेल्स जब डेथ होने वाली कंडीशन पर आती है तो अपने अंदर लाइसोसोम्स के नंबर को बढ़ाती है, और वो लाइसोसोम्स अपनी सेल को ही डाइजेस्ट कर जाते हैं। समझ रहे हो? जिससे कि गंदगी ना हो, जिससे कि डेड मटेरियल की वजह से सेप्टिक ना फैल जाए। जबकि सेल की नॉर्मल डेथ होती है, इसको नेक्रोसिस बोलते हैं। तो वो सड़ेगी, सड़ेगी पस बनेगा, सेप्टिक होगा, ये डेंजरस चीज, ठीक है? तो एक नेचुरल जो डेथ का मैकेनिज्म है, इसको एपोप्टोसिस बोलते हैं। वो होता है लगभग 50 जनरेशन के बाद। अब इसके पीछे का एक राज सुनो, ठीक है? बहुत सुपर राज है, और नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, बता दूं मैं, एनसीईआरटी में नहीं है पर नीट पर क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है? वो नीट वाले क्या कंसेप्ट जरूर उठाते हैं, ठीक है? अब देखो इनवेजिवनेस, अगर मैं मोटिलिटी की बात करता हूं तो ये इनमें मोटिलिटी प्रेजेंट होती है। मोर्टेलिटी यहां होती है, ये अमर नहीं है, मोर्टाइल है, मोर्टेलिटी यहां पर है। समझ रहे हो? इनमें मोटिलिटी देखने को मिलती है। समझ रहे हो? इनमें इनकी एक उम्र है, उम्र के बाद मरती हैं। इनकी कोई उम्र नहीं है, ये अमर हैं, ये दैत्य हैं। इमोर्टिलिटी होती है इनके पास, अमर हैं, दैत्य हैं ये, मरते ही नहीं है कभी। एक समझ, मरेंगे तब, मरने का मतलब है इनको खाना ना मिले तो बात अलग है। ये तो बॉडी के अंदर जितना भी खाना पीना है खुद अपनी तरफ खींच लेंगे, सारा छीन लेंगे। समझ रहे हो ना? पर मरेंगे नहीं ये, मतलब सबको मार के मरेंगे, ये बात अलग है। पर इमोर्टल है, अमर है। इनको सारी कंडीशनें दे दी जाए, खाना पीना देते रहो तो जिंदगी भर, लाइफ टाइम ये मरेंगी ही नहीं, इमोर्टल है। तो आखिर उनके पास मोर्टिलिटी है, इनके पास इमोर्टिलिटी है, इसका कारण क्या है? इसके पीछे का लॉजिक क्या है? उस लॉजिक पर क्वेश्चन आता है, आप समझ रहे हो? उसके पीछे का लॉजिक आपको समझना होगा, इसको मैं थोड़ा समझाऊंगा डिटेल में, तभी समझ पाओगे, ठीक है? इसके पीछे का एक लॉजिक है, एक कारण है, एक एंजाइम होता है टीलोमरेज। तो अगर मैं नॉर्मल सेल की बात कर रहा हूं, नॉर्मल सेल की, तो यहां पर टीलोमरेज एक्टिविटी एब्सेंट होती है। टीलोमरेज एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है वो एब्सेंट होता है, नेचर ने बनाया है पर वो काम नहीं करता, सोया हुआ है, ठीक है? पर कैंसर सेल अपने टीलोमरेज एंजाइम को जगा देती हैं, एक्टिवेट कर देती हैं, जिसकी वजह से वो अमर हो जाती हैं। तो ये कंसेप्ट क्या, समझो मेरी बात। यहां पर टीलोमरेज एंजाइम जो होता है वो इनएक्टिव होता है, इनएक्टिव। जबकि कैंसर सेल के केस में बात करूंगा ना, यहां पर एक्टिव होगा। टीलोमरेज यहां पर क्या होगा, एक्टिव होगा। भाई क्या अंतर है इस एक्टिव और इनएक्टिव का, ये समझाऊंगा आपको, समझना होगा थोड़ा सा आपको। ये इनएक्टिव है, वो एक्टिव है, इसका अंतर क्या है और क्यों एक्टिव है, क्यों इनएक्टिव है, समझो। ये थोड़ा सा आपको कंसेप्चुअल थोड़ा जाना पड़ेगा। मान लो ये नॉर्मल सेल है,
इधर मैं कैंसर सेल दिखाता हूं, एक तरफ नॉर्मल सेल दिखा रहे हैं और एक तरफ कैंसर सेल दिखा रहे हैं, समझना मेरी बात। एक तरफ नॉर्मल सेल है तो एक तरफ कैंसर सेल है। और अभी समझना मेरी बात, जो नॉर्मल सेल होती है मानो उसमें क्रोमेटिन, एक क्रोमेटिन दिखा रहा हूं मैं, ये क्रोमेटिन है, समझना ये क्रोमेटिन है। और इन क्रोमेटिन के टर्मिनल एंड पर कुछ सीक्वेंस होती हैं, मैं थोड़े से बना देता हूं, 4 5 6, 1 2 3, कुछ सीक्वेंस बना दिए, इनके टर्मिनल एंड पर कुछ सीक्वेंस होती हैं, इनको टीलोमर सीक्वेंस बोलते हैं, ये कंसेप्ट समझना पड़ेगा आपको, टीलोमर सीक्वेंस बोलते हैं। टीलोमर सीक्वेंस है, टीलो टीलो टर्मिनल एंड पर कुछ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं, क्रोमेटिन है न्यूक्लियोटाइड होंगे, टर्मिनल एंड पर क्रोमेटिन के टर्मिनल एंड पर कुछ न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस होते हैं, इनको टीलोमर सीक्वेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? टीलोमर सीक्वेंस, समझना मेरी बात, ये टीलोमर सीक्वेंस है, ठीक है। टर्मिनल एंड पर, क्रोमेटिन के टर्मिनल एंड पर, यहां पर भी होंगे टीलोमर सीक्वेंस, यहां भी बना दो। ठीक है, यहां भी टीलोमर सीक्वेंस है, टीलोमर सीक्वेंस दोनों जगह दे रखी है, ठीक है, दोनों ही जगह टीलोमर सीक्वेंस है, आप समझना। और ये क्रोमोसोम बना रखे हैं मैंने, क्रोमोसोम के टर्मिनल एंड पर होती हैं, क्रोमैटिन लिख दो या क्रोमोसोम लिख दो। क्रोमोसोम के टर्मिनल एंड पर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है। न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं, ठीक है, दोनों जगह सेम ही चीज है। अगर मैं सेल की बात करूं तो सेल इमोर्टल है, कैसी है? इमोर्टल है, सॉरी ये वाली इमोर्टल है, इमोर्टल है, मोर्टेलिटी है। तो लगभग इसकी जो उम्र होती है ना 50 जनरेशन, लगभग 50 जनरेशन, 50 जनरेशन, मान लो 50 जनरेशन, 50, क्योंकि एक सेल, एक नॉर्मल बॉडी की सेल, सोमेटिक सेल 50 जनरेशन तक डिवाइड कर सकती है, 50 जनरेशन तक इसमें क्या होगी? सेल डिवीजन। 50 जनरेशन तक सेल डिवीजन हो सकती है, ठीक है। और 50 जनरेशन तक सेल डिवीजन जब कंप्लीट हो जाएगी ना, मतलब 1 से 2, तो समझना हर जनरेशन के बाद एक टीलोमर सीक्वेंस खत्म हो जाएगा, हर जनरेशन के बाद एक टीलोमर सीक्वेंस। जैसे मानो आपकी उम्र है 100 साल, तो भगवान ने आपको एक मोतियों की माला दी कि बेटा ये मोतियों की माला है, इस माला में 100 मोती हैं, जब तेरा 1 साल कंप्लीट होगा तो एक मोती माला में से निकल जाएगा, ओके प्रभु, ठीक है। जब दूसरा साल कंप्लीट होगा तो तेरा माला में से दूसरा मोती निकल जाएगा, ओके प्रभु, ठीक है। ऐसे ही हर साल तेरा एक एक मोती कम होता जाएगा, और मोती कम करने वाला, समझना, एक औजार है ये तेरी बॉडी के अंदर में, समझना, सॉरी, मोती अभी, क्योंकि मोती के कम होने को रोकने वाला एक औजार होता है, मैं तुझे दे रहा हूं पर वो औजार काम नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि तू अमर नहीं है, तू मोर्टाइल है, ठीक है। धीरे धीरे जब मोती सारे खत्म हो जाएंगे ना, 50 जनरेशन तक, 50 जनरेशन तक सेल डिवाइड करने के बाद, तो ऑटोमेटिकली तेरी बॉडी खत्म हो जाएगी, ठीक है, तेरी मृत्यु हो जाएगी, ठीक है भाई, ठीक है। यानी आपके एज को मेजरमेंट करने के लिए एक माला मिलती है,
ठीक है, आपकी एज उस माला पे डिपेंड है। अगर आपने उस माला के मोती को कम करने से रोक लिया तो आप अमर हो जाओगे, पर वो हर साल वो मोती कम हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हर डिवीजन पर वो मोती कम होगा, समझना। लगभग 50, मान लो 50 टीलोमर सीक्वेंस है, हर जनरेशन में एक कम हो रहा है। तो आफ्टर 50 जनरेशन, आफ्टर 50 जनरेशन, आफ्टर 50 जनरेशन अंदर की सिचुएशन क्या होगी, देख लो। यहां एक भी टीलोमर नहीं है, टीलोमर एब्सेंट है। यहां पर टीलोमर क्या होगा, एब्सेंट। टीलोमर सीक्वेंस है ही नहीं यहाँ पर। आफ्टर 50 जनरेशन टीलोमर सीक्वेंस गायब हो गए, और टीलोमर सीक्वेंस के गायब होते ही अब यहां चालू होगा प्रोग्राम सेल डेथ। प्रोग्राम सेल डेथ, जिसको एक नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। एपोप्टोसिस स्टार्ट हो जाएगा जैसे ही इसके 50 जनरेशन खत्म होंगे। तो क्योंकि यहाँ टीलोमर सीक्वेंस क्या है, इनएक्टिव है। टीलोमरेज एंजाइम क्या है, यहाँ पर इनएक्टिव है। इनएक्टिव है तो ये इन मोतियों के संग छेड़छाड़ नहीं करेगा, टीलोमर सीक्वेंस के संग छेड़छाड़ नहीं करेगा, क्योंकि इनएक्टिव है। आप समझ रहे हो, यहाँ पर टीलोमर क्या है, इनएक्टिव है, टीलोमरेज। टीलोमरेज इनएक्टिव है तो ये छेड़छाड़ नहीं करेगा। यहाँ पर अपने आप धीरे धीरे एक एक मोती कम होता जाएगा। 50 मोती थे इसके पास, 50 जनरेशन तक डिवीजन कर ली इसने, सारे टीलोमर सीक्वेंस खत्म हो गए। अपने आप इसकी प्रोग्राम सेल डेथ चालू हो गई, एपोप्टोसिस। इसके अंदर लाइसोसोम्स का नंबर बढ़ गया, और लाइसोसोम्स का नंबर बढ़ते ही वो लाइसोसोम्स इसके टुकड़े टुकड़े करेंगे, और हर टुकड़े को वो डाइजेस्ट कर देंगे, जिससे कि बॉडी के अंदर कोई गंदगी ना फैले, सेप्टिक ना फैले। और ये सेल इस तरीके से गायब हो जाएगी जैसे मानो उसको मोक्ष मिल गया हो, इसको मोक्ष मिल गया हो, जन्म मरण से इसका छुटकारा मिल जाएगा, और ये एकदम विलीन हो जाएगी, गायब हो जाएगी, इसका अस्तित्व बिल्कुल खत्म हो जाएगा एपोप्टोसिस की वजह से। अगर इसकी डेथ नॉर्मल होती तो सड़ती सड़ती यानी इसका पस फैलता, ये गंदगी फैलाती बॉडी में और दिक्कत क्रिएट करती, उसको नेक्रोसिस बोलते हैं, और इसको एपोप्टोसिस बोलते हैं। पर ये मोक्ष तभी मिलेगा ये अपनी उम्र पूरी करे, समझ रहे हो, तभी, जब इसकी उम्र पूरी होगी तभी। देखा हो ना आपने, मैंने देखा है गांव में जब अपने बड़े बुजुर्ग होते थे जो 100 साल जिंदगी पूरी कर लेते थे, तो 100 साल बाद उनके लिए एक यात्रा निकाली जाती थी आफ्टर डेथ, ठीक है। कहते हैं ना कि पता नहीं किसमें बहुत सारे लोग, भीड़ चलती थी, मतलब खुशियां मनाई जाती थी कि हाँ भाई इन्होंने अपनी जिंदगी पूरी कर ली, 100 साल मतलब जीवन जिया है इन्होंने अच्छे से। तो मतलब उसमें दुख नहीं मनाते थे, सुख मतलब खुशी, समझ रहे हो, एक तरीके से एक मतलब उत्साह टाइप का होता था वो, ठीक है, मैंने देखा है वो, ठीक है। तो वही चीज यहाँ हो रही है, नेचर ने इसको जितना टाइम दिया था इसने पूरी जिंदगी जी है, तब इसको एक गिफ्ट में मिला है प्रोग्राम सेल डेथ एपोप्टोसिस, इसको मुक्ति मिल गई जन्म मरण से। समझ में आया नहीं आया, देसी भाषा में बात कर रहा हूं मैं, समझ रहे हो। हाँ, सुसाइड बैग लाइसोसोम्स को बोलते हैं। ये चीज समझ में आई नहीं आई। अब मैं कैंसर पर आ रहा हूं, ये दैत्य क्यों है, ये राक्षस क्यों है, ये अमर क्यों है, समझना। क्योंकि यहाँ पर टीलोमरेज ये दुष्ट एक्टिव कर लेती है, कैंसर सेल इनको जगा लेती है, तपस्या करके, नहीं राक्षस होते थे पहले, तप करते थे, ठीक है, और तप करके एक वरदान मांग लेते थे कि हे प्रभु मुझे ये वरदान दो, ठीक है। तो भाई इन्होंने तपस्या की इन कैंसर सेल ने, और इसको एक्टिवेट कर लिया। इसको एक्टिवेट करने का मतलब है अब ये अमर है, ये एंजाइम इन मोतियों को कमी नहीं होने देगा। हर डिवीजन के बाद जैसे मोती कम होगा ये फिर से पैदा कर देंगे, फिर डिवीजन का मोती कम होगा फिर से पैदा कर देंगे, जोड़ देंगे उसको, यानी मोती कमी नहीं होंगे। जब मोती कमी नहीं होंगे, क्योंकि टीलोमर सीक्वेंस को मेंटेन करने के लिए एंजाइम चाहिए टीलोमरेज,
वो एक्टिव है। जब भाई वो एक्टिव है, मोतियों को कमी नहीं होने देगा, तो प्रोग्राम सेल डेथ स्टार्ट ही नहीं होगा इसके अंदर। जब प्रोग्राम सेल डेथ कभी स्टार्ट ही नहीं होगा इसके अंदर, तो अमर हो गए ना, इमोर्टल, अमर हो गए भाई। कई बच्चों के दिमाग में आएगा, काश मेरे अंदर टीलोमरेज एंजाइम एक्टिवेट हो जाए पर कैंसर ना हो। समझ रहे हो? पर कैंसर ना हो नॉर्मल कंडीशन में। दिमाग दौड़ाएंगे भाई। अगर सबने ऐसा सोच लिया और आपने ऐसा कर लिया, तो क्या जो जितनी तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रही है, कुछ सालों के अंदर ही, समझ रहे हो, इंसान इंसान को खुद मारना चालू कर देगा। नेचर नहीं मारेगी, फिर इंसान इंसान को मारना चालू कर देगा। तो इस तरीके से पॉपुलेशन कम होगी। सिंपल सी बात है, ये प्रकृति का नियम है यार। शेल्टर, फूड, रिसोर्सेज तो लिमिटेड हैं। आप अपनी ग्रोथ अनकंट्रोल कर रहे हो, अमर हो गए, सब के सब अमर हो गए, तो क्या होगा? खाना तो लिमिटेड है, तो उतने खाने के लिए आदमी 100 है, खाना एक का है, तो क्या होगा? आपस में 99 को मरना पड़ेगा लड़ करके, जो एक बचेगा वो खाना खाएगा। समझ रहे हो? प्रकृति ने सिस्टम ऐसा बनाया है। अगर आप ऐसे खुद अपनी बुद्धि से कम कंट्रोल नहीं करोगे, तो आप खुद अपने एक दूसरे को मार के कंट्रोल करोगे। ठीक है? वही सिस्टम है। तो सारा कंसेप्ट घूम फिर के वहीं पर ही है। तो सारा खेल यहाँ का इसका। ठीक है? तभी तो गवर्नमेंट ने बहुत दिमाग लगा के रिप्लेसमेंट लेवल 0 के लिए एक नियम बनाया था कि रिप्लेसमेंट लेवल मेंटेन करो। समझ रहे हो? हम दो, हमारे दो, दो इंसान, उनके दो बच्चे। ठीक है? दो से ज्यादा करोगे तो रिप्लेसमेंट लेवल 0 नहीं रहेगा, तो बच्चे ही आपस में एक दूसरे को मार करके, समझ रहे हो मेरी बात, आप चीजों के लिए लड़ेंगे। सिंपल वही कंसेप्ट है यार, दुनिया का वही नियम है। ठीक है? तो अगर रिप्लेसमेंट लेवल 0 हो जाए तो सोचो कितना बढ़िया हो जाए। सारे लोग प्रॉपर तरीके से जिंदगी जिए, आपस में लड़ाई ना हो। ठीक है? क्योंकि शेल्टर, फूड, जो रिसोर्सेज है, उनको प्रॉपर यूटिलाइज करें, अपनी बुद्धि, अपने एवोल्यूशन का पार्टिसिपेशन बने। एवोल्यूशन का मतलब है आप और आपकी नेक्स्ट जनरेशन आपसे बेटर होनी चाहिए। आप और उनकी नेक्स्ट जनरेशन उनसे बेटर होनी चाहिए। वो तब होगी जब आप उनको सारी सुविधाएं प्रोवाइड कराओगे। समझ रहे हो? वो अपनी बुद्धि को सही डायरेक्शन में लगाएंगे, तभी तो इवोल्यूशन हो रहा है। नहीं तो अगर आप और आपकी जनरेशन आपसे डाउन जा रही है, तो उल्टा रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन हो गया भाई ये। समझ रहे हो? इवोल्यूशन का आपको हिस्सा बनना पड़ेगा। वो तब होगा क्योंकि, समझ रहे हो, जनरेशन वाइज जनरेशन बेटर बेटर बेटर, बौद्धिक तौर पर बेटर, बुद्धि से बेटर होनी चाहिए। तभी वो सही मायने में इवोल्यूशन है। नहीं तो वो इवोल्यूशन नहीं है, वो रिट्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन नहीं है, रिट्रोग्रेसिव है। और जहां रिट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन होता है, तो वहां अनस्टेबिलिटी होती है। नेचर चाहती है इवॉल्व और इवॉल्व। समझे या नहीं समझे? तो कैंसर, कैस अब सुनो, कैंसर सेल के केस में क्या होगा? ये इमोर्टल है। अच्छा, जहां नहीं लिखता हूं, पहले समझाता हूं। ठीक है। आफ्टर मोर देन 50 जनरेशन, या इन्फिनिटी, मतलब अनंत, अनंत। समझना मेरी बात, मैं अनंत की बात कर रहा हूं, मतलब कितनी भी अनंत सेल डिवीजन। पर यहां पर मैंने बताया टीलोमरेज एक्टिव है। तो इतनी जनरेशन के बाद जब आप सेल को देखोगे ना, सेल में कोई परिवर्तन नहीं है। सेल के अंदर क्रोमेटिन में कोई भी परिवर्तन नजर नहीं आएगा। क्रोमेटिन जैसा था वैसा का वैसा ही है। यानी इनके पास टीलोमर सीक्वेंस जितने थे उतने ही हैं, कोई भी चेंज नहीं आया। क्यों? क्योंकि टीलोमरेज एक्टिव है। क्योंकि टीलोमरेज एक्टिव है, तो टीलोमर सीक्वेंस में कोई चेंज ही नहीं आएगा। जितने टीलोमर सीक्वेंस यहां थे, उतने ही, समझ रहे हो, यहां पर है। समझ रहे हो? जब टीलोमर सीक्वेंस कमी नहीं होगी तो एपोप्टोसिस होगी ही नहीं, एपोप्टोसिस यहां पर एब्सेंट हो जाएगा। यहां पर एपोप्टोसिस होगा ही नहीं।
क्यों? क्योंकि ये अमर हो जाएंगे, इमोर्टल, अमर, ये अमर हो गए, इमोर्टल हो गए, ये अमर हो गए। ये होते हैं कैंसर सेल, समझ में आया? ये होते हैं कैंसर सेल। टीलोमर एक्टिव होगा इन केस ऑफ कैंसर सेल। कैंसर सेल के केस में टीलोमर एक्टिव होता है। अब बताओ समझ में आया नहीं आया? ये डिफरेंस है नॉर्मल सेल और कैंसर सेल के अंदर। ये प्रॉपर्टी समझ में आनी चाहिए, सारी की सारी प्रॉपर्टी। पहले मैंने बताया यहां पर कंट्रोल सेल डिवीजन होता है, यहां अनकंट्रोल सेल डिवीजन होता है। ठीक है, अनकंट्रोल सेल, आपके सेल अपना नियंत्रण खो देती है तो कैंसर है। यहां पर कॉन्टैक्ट इनिबिशन होता है, पर कैंसर सेल के केस में कॉन्टैक्ट इनिबिशन नहीं होता, इसीलिए यहां पर इनवेजिवनेस नहीं होती, क्योंकि कॉन्टैक्ट इनिबिशन होता है। यहां इनवेजिवनेस होती है, एक सेल दूसरी सेल के अंदर तक चली जाती है। ठीक है, क्योंकि इन्वेजिवनेस होती है, क्योंकि कॉन्टैक्ट इनिबिशन नहीं होता। ये मोर्टिलिटी शो करती है, इनमें इमोर्टिलिटी होती है, अमर है भाई। क्यों है मोर्टिलिटी इमोर्टिलिटी? क्योंकि यहाँ पर टीलोमरेज एंजाइम इनएक्टिव है, बट यहाँ पर टीलोमरेज को कैंसर सेल ने एक्टिव कर लिया। इससे क्या होगा भाई? नॉर्मल सेल के केस में समझ समझ लो, जो क्रोमोसोम होते हैं उनके टर्मिनल एंड पर कुछ टीलोमर सीक्वेंस होते हैं। ठीक है, ये टीलोमर सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है। ठीक है, इनकी जो नॉर्मल जो लाइफ होती है लगभग 50 जनरेशन तक सेल डिवीजन होती है इनके अंदर। आफ्टर 50 जनरेशन धीरे धीरे सारे टीलोमर सीक्वेंस गायब हो जाते हैं, क्योंकि टीलोमरेज एंजाइम इनएक्टिव होता है। ठीक है, फाइनली क्या होगा? जब टीलोमर सीक्वेंस नहीं होंगे तो ऑटोमेटिकली प्रोग्राम सेल डेथ स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, जिसको हम एपोप्टोसिस बोलते हैं, नेक्रोसिस नहीं बोलते। कैंसर सेल दैत्य हैं, इनमें टीलोमर एक्टिव है, ये कमी नहीं होने देगा टीलोमर सीक्वेंस को, 50 क्या इन्फिनिटी, अनंत तक, तब भी ये वैसे के वैसे ही रहेंगे। इसलिए ये इमोर्टल है, क्योंकि इनमें एपोप्टोसिस नहीं होती। अब बताओ समझ में आया या नहीं आया? इट इज अ प्रॉपर्टी, नॉर्मल सेल की प्रॉपर्टी और कैंसर सेल की प्रॉपर्टी में डिफरेंस क्या है? अब बताओ समझ में आई ये बात या नहीं आई? ऑल सेट, बीएमएस, क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, भगवान से कामना मत करना किस भगवान हमें अमर बना दो, समझ रहे हो? अगर अमर कर दिया ना तो ये भी सही नहीं है भाई। सभी अमर हो जाएंगे तो आपकी अगली जनरेशन, उसकी अगली जनरेशन का क्या होगा? समझ पा रहे हो मेरी बात? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, इसको समझना होगा। और टीलोमर सीक्वेंस पर नीट में क्वेश्चन आया है, टीलोमरेज एक्टिविटी पर क्वेश्चन आया है, ध्यान रखना। ठीक है, एआईपीएमटी में बहुत बार रिपीट हुआ था, फिर नीट में भी रिपीट कर दिया उसको। ठीक है, क्योंकि अप्लाइड है, जब कोई चीजें कम हो रही है तो अप्लाइड चीजें उठाएंगे, ये ध्यान रखना। हाँ, अप्लाइड चीजें उठाएंगे, ये तो अप्लाइड को मजबूत करके चलना पड़ेगा। तो ये मैंने प्रॉपर्टी बताई है, अब प्रॉपर्टी तुमने नोट कर ली होगी। अब मैं बताऊंगा एक नॉर्मल सेल, मतलब एनसीईआरटी ने एक टर्म दे रखा है, प्रोटो ऑन्कोजीन और ऑन्कोजीन में अंतर क्या है? अभी मैंने बताया एक नॉर्मल सेल और कैंसर सेल में अंतर क्या है। अब कैंसर को प्रोड्यूस करने वाले जो जीन होते हैं उनको प्रोटो ऑन्कोजीन बोलते हैं। ठीक है, तो प्रोटो ऑन्कोजीन हमारे पास होते हैं। तो आपको लगेगा प्रोटो ऑन्कोजीन, ऑन्को का मतलब होता है कैंसर प्रोड्यूसिंग, प्रोटो ऑन्कोजीन जो कैंसर प्रोड्यूस नहीं कर रहे, पर उनसे अगर छेड़छाड़ हुई तो वो कैंसर प्रोड्यूस कर सकते हैं, उनको प्रोटो ऑन्कोजीन बोलते हैं। ठीक है, जो ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और ऑन्कोजीन क्या होते हैं? जो कैंसर कैंसर में कन्वर्ट हो गए, कैंसर कॉजिंग जीन में कन्वर्ट हो गए, वो ऑन्कोजीन है। समझ में? तो प्रोटो ऑन्कोजीन का ऑन्कोजीन में कन्वर्जन, तो पहले समझना होगा क्या होते हैं ये प्रोटो ऑन्कोजीन। समझ रहे हो क्या होते हैं ये प्रोटो ऑन्कोजीन? ऑल सेट इन स्माइली, ओके। हाँ, ट्यूमर सप्रेसर जीन, बिल्कुल सही। ठीक है, तो मैं ये टॉपिक्स पता है, इतने टिपिकल टॉपिक्स थे एक जमाने में, बहुत टिपिकल टॉपिक्स, मतलब नहीं समझ में आते थे किसी को। ठीक है, तो उन्हीं टॉपिक्स को मैंने कोशिश किया है हलवा बनाने की। ठीक है, और आज बच्चे के समझ में आते हैं, मतलब ये सब बहुत हाई लेवल की चीजें थी। ठीक है, पर इसको एकदम मक्खन मलाई बना दिया है, तो मुझे लग रहा है अब तुम्हारे समझ में आ रही हैं चीजें। ठीक है, अब समझना। अब मैं बात करूंगा एक नॉर्मल सेल यानी प्रोटो ऑन्कोजीन और ऑन्को और ट्यूमर सप्रेसर जीन क्या होते हैं, ऑन्कोजीन क्या होते हैं, समझना। ऑन्कोजीन का मतलब ये कैंसर प्रोड्यूसिंग जीन, पर प्रोटो ऑन्कोजीन क्या होते हैं वो समझाऊंगा मैं आपको। समझो पहले, मान लो एक नॉर्मल सेल है, इसे दिखा देते हैं। सेल डिवाइड कैसे करती है और इसकी अनकंट्रोल ग्रोथ कैसे हो सकती है, कंट्रोल ग्रोथ क्या होती है, और समझना, समझने के पॉइंट है। एक सेल है, इस सेल की सरफेस पे कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, समझना, सेल की सरफेस पे रिसेप्टर्स होते हैं। नॉर्मल सेल है,
इसकी सरफेस पे रिसेप्टर्स होते हैं। जब इसकी ग्रोथ होनी होती है ना, सेल डिवीजन, जब इसको डिवाइड करना होता है तो समझना। सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, समझना है थोड़ा आराम से। सेल कब डिवाइड करती है? जब सेल का साइज बढ़ता है। सेल का साइज कब बढ़ता है? तो सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब समय आता है इनके डिवीजन का तो मॉलिक्यूल निकलना चालू, सेल बनाना चालू कर देती है, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल्स जब बनना चालू हो जाएंगे तो ये उन सेल के रिसेप्टर से बाइंड करेंगे जिनको डिवाइड कराना होता है, ठीक है। तो एक नॉर्मल सेल का डिवीजन कब होगा? जब उसका साइज बढ़ेगा, न्यूक्लियो और साइटोप्लाज्मिक रेशियो में अंतर आएगा, तभी डिवीजन हो सकती है, अन्यथा डिवीजन ही नहीं होगी। क्योंकि भाई पेरेंटल सेल और डॉटर सेल का साइज सेम रखना है, साइज सेम तब होगा जब बीच में साइज बढ़ेगा, समझ रहे हो। तो सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल रिसेप्टर से बाइंड करते हैं, तब सेल का साइज बढ़ता है, तब कंट्रोल सेल डिवीजन होती है और एक सेल से दो सेल बनते हैं जिसके अंदर कई फेज आते हैं। इसके अंदर आपको पता होगा डिवीजन में G1 फेज आता है, S फेज आता है, G2 फेज आता है, तब फाइनली जाकर के M फेज आता है और सेल, एक सेल दो सेल में डिवाइड हो जाती है। ये आपने बेसिकली सेल साइकिल, सेल डिवीजन वाले चैप्टर में पढ़ रखा है, क्योंकि ये समझ में आएगा तभी आप सेल नॉर्मल सेल डिवीजन पता होगा तो आप कंपैरिजन कर पाओगे अनकंट्रोल सेल डिवीजन से, ठीक है। आप समझ रहे हो? अच्छा, P53 जीन बोलते हैं, ठीक है, P53 जीन। आ जाओ, ठीक है। तो अब ये पता होना चाहिए जो कंट्रोल सेल डिवीजन हो रहा है ना, कंट्रोल सेल डिवीजन, इसको कंट्रोल करने, कंट्रोल सेल डिवीजन लाइक आपका एक व्हीकल है। समझना, मैं समझाता हूँ, बहुत देसी तरीके से समझाऊंगा, समझ में आएगा। आपके पास एक कार है, समझो, आपके पास एक कार है, कार में एक ब्रेक है और एक एक्सीलेटर है। एक्सीलेटर से कार भागती है और ब्रेक लगाने से कार रुकती है। आप चाहते हो आपकी कार आपके कंट्रोल में रहे, तो दोनों चीजें सही होनी चाहिए। एक्सीलेटर जो गाड़ी को भगाएगा, ब्रेक जो इमरजेंसी में गाड़ी को रोकेगा, समझ रहे हो। ये दोनों अगर परफेक्ट हैं तभी आपकी गाड़ी आपके कंट्रोल में है। अगर एक्सीलेटर खराब हो गया, मानो एक्सीलेटर दबा दिया, अब वो नॉर्मली नहीं आ रहा, सेल सेल का मतलब गाड़ी भाग रही है, भाग रही है, भाग रही है, तो ठुकेगी, एक्सीडेंट होगा ही, समझ रहे हो। एक्सीलेटर खराब है तो अभी गाड़ी जाएगी। जो कि गाड़ी को भगाता है, सेल को डिवाइड कराता है, ऐसे सब मैं कंपाइल कर रहा हूं। और कुछ ऐसे भी जीन होते हैं या फैक्टर्स होते हैं जो इमरजेंसी में उस गाड़ी को रोकते हैं, जैसे ब्रेकर पॉइंट्स। सेल, वो गाड़ी के ब्रेक, कहीं पर भी गड्ढे आ रहे हैं तो आपको ब्रेक लगाना पड़ेगा ना, सामने कोई आएगा ब्रेक लगाना पड़ेगा।
ब्रेकर्स आ गए, ब्रेक लगाना पड़ेगा, तो ब्रेक लगाओगे तभी तो कंट्रोल में, आप ब्रेक ही नहीं लगा पा रहे हो, गाड़ी भाग रही है पर ब्रेक नहीं है भाई, तो कंट्रोल कंट्रोल ड्राइविंग बोलोगे आप, अनकंट्रोल ड्राइविंग है ये आपकी, ठीक है। हाँ, जरूरत पड़ने पर आप गाड़ी को रोक पाओ, ठीक है। क्या आपको लग रहा है कि एक्सीडेंट हो जाएगा, आगे खाई है, आप गाड़ी को रोक लो, नहीं तो खाई में गिर जाएगी, मर जाएगा मामला, ठीक है। समझ रहे हो ना। तो एक सही मायने में परफेक्ट ड्राइविंग तभी होगी जब गाड़ी को स्पीड पे लाना चाहो स्पीड पे ला पाओ, जब नॉर्मल करना चाहो नॉर्मल कर पाओ, इमरजेंसी आने पर आप ब्रेक भी लगा पाओ। तो किसी भी गाड़ी को कंट्रोल करने के लिए कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो उसको भगाती हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो उसको रोकती है, समझ रहे हो, समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो, ठीक है। तब जाकर के वो गाड़ी आपकी कंट्रोल में होती है। यानी एक सेल को डिवाइड करने के लिए दो चीजें होती हैं, एक सेल की डिवीजन को स्टिमुलेट करती हैं, समझ रहे हो, जैसे ग्रोथ फैक्टर है, सेल सिग्नलिंग फैक्टर है, मेटाबॉलिक रिएक्शन को कंट्रोल करने वाले फैक्टर्स हैं, समझ रहे हो, ये उसकी स्पीड अप को मेंटेन करेंगे। और इनको बनाने वाले जो जीन होंगे ना, वो एक्चुअल में प्रोटो ऑन्कोजीन है, प्रोटो ऑन्कोजीन। वो एक्चुअल में ऑन्कोजीन नहीं है, वो बहुत असेंशियल जीन है, बहुत काम के जीन है, अगर वो नहीं होंगे तो गाड़ी नहीं चलेगी। पर अगर सोचो वो जीन खराब हो गए तो एक्सीडेंट उसी वजह से होगा, समझ रहे हो, कैंसर उसी वजह से होगा। इसीलिए हमने कहा कि इस पूरी गाड़ी के अंदर प्रोटो ऑन्को वाला पार्ट कौन सा है जिसमें खराबी होने से एक्सीडेंट हो सकता है, तो आप बोलोगे एक्सीलेटर, एक्सीलेटर अगर गड़बड़ हो गया तो गाड़ी की स्पीड अनकंट्रोल हो जाएगी। तो ये प्रोटो ऑन्को जीन है, ठीक है। तो ऐसे जीन जो, समझना मेरी बात, या कह सकते हो जो सेल को रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, उसमें एक्चुअल में ट्यूमर सप्रेसर जीन भी आ जाते हैं, ठीक है। पर हमने फिर भी क्लासिफाई कर दिया है प्रोटो ऑन्कोजीन और ट्यूमर सप्रेसर जीन, ये दोनों मिलकर के सेल की साइकिल को, सेल की ग्रोथ को, सेल के डिवीजन को या गाड़ी के चलाने को नियंत्रित करते हैं। अब बात समझ में आई होगी थोड़ा कंपाइल करके, अप्लाइड प्रैक्टिकल से जोड़ने से, ठीक है। तो मैं यहाँ दो टाइप के जीन होते हैं जो कंट्रोल सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। एक तो आप बोलोगे प्रोटो ऑन्कोजीन, एक तो आप बोलोगे प्रोटो ऑन्कोजीन। प्रोटो ऑन्कोजीन, प्रोटो ऑन्कोजीन, और दूसरे होते हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन। प्रोटो ऑन्कोजीन और ट्यूमर सप्रेसर जीन, प्रोटो ऑन्कोजीन और ट्यूमर सप्रेसर जीन, ये दो खेल हैं। ये एक्सीलेटर का काम करते हैं, यानी आपकी किसी चीज को बढ़ाने का काम करते हैं, पॉजिटिव सिग्नलिंग देते हैं। ये ब्रेकर की तरह काम करते हैं, सेल डिवीजन को निगेटिव सिग्नलिंग दिखा रहा हूं मैं, रोकने का काम करते हैं। तो भाई यही है दो, उसको आप मतलब ये बहुत बेसिक चीज भी है, पर बच्चों के समझ में नहीं आती है, तो उसको समझाने में थोड़ी दम निकल जाती है, ठीक है। तो समझ में आई होगी यार मेरी समझ से, तो ठीक है। चलो समझ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल बताता रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं आता पर पता होना चाहिए कौन से हो सकते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन जिनमें गड़बड़ी होने से एंकोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, यानी कैंसर हो सकता है। समझ रहे हो, समझ रहे हो। हाँ, सेल ग्रोथ फैक्टर बोल सकते हो, यानी ऐसे फैक्टर, ऐसे कारक जो सेल की ग्रोथ को नियंत्रित करते हैं, ठीक है। इनको बनाने वाले जीन सेल सिग्नलिंग, एटसेट्रा, कुछ एग्जांपल दे दिए मैंने।
यानी भाई सेल की ग्रोथ, सेल सिग्नलिंग फैक्टर जो उसकी डिवीजन को स्टिमुलेट करते हैं, सेल का मेटाबॉलिज्म, उपापचयी क्रिया को कंट्रोल करने वाले, ये सब स्पीड अप वाले हैं, ये एक्सीलेटर का काम करते हैं, ये सब प्रोटोन को जीन है। अगर इनके संग छेड़छाड़ कर दी ना आपने तो सेल की ग्रोथ अनकंट्रोल हो जाएगी। इनके संग छेड़छाड़ कर दी तो सेल की ग्रोथ अनकंट्रोल हो जाएगी, देख लो भाई। ठीक है, अब ट्यूमर सप्रेसर जीन, नाम ये ट्यूमर सप्रेसर, ठीक है, ये इनको सेल साइकिल चेक पॉइंट बोल सकते हो। सेल साइकिल चेक पॉइंट्स बोल सकते हो, आप समझ रहे मेरी बात। जैसे समझो, समझाता हूं, आपने सेल साइकिल पढ़ रखा होगा मुझे लग रहा है, सेल साइकिल पढ़ रखा है आप लोगों ने क्या, सेल साइकिल पढ़ रखा है, यस या नो? ये तो आप जानते हो ना, एक जैसे सेल है, बेसिक बातें तो पता होंगी यार आपको, ठीक है, कि जीवन फेज होती है, फिर एस फेज होती है, G2 फेज होती है, फिर एम फेज होती है, ये फेज पता है ना आपको, G1 एस, G2 एम फेज, पता होगा ना? यस। ठीक है, तो ये भी पता होगा आपको कि सेल साइकिल जब स्टार्ट होती है तब एक, देखो, एक तो सीडी के मॉलिक्यूल होते हैं, साइकिल इंडिपेंडेंट काइनेज, सी डी के, एनसीईआरटी में दे भी रखे थे, सीडी के मॉलिक्यूल, इनको बोलते हैं साइकिल इंडिपेंडेंट काइनेज, ये एंजाइम्स होते हैं, ये ऑलरेडी हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, सीडी के मॉलिक्यूल हमारी बॉडी में होते ही हैं। जब सेल साइकिल स्टार्ट होनी होती है तो हर फेज के साइकिलिन बनते हैं जब, भाई सबसे पहले जब सेल साइकिल स्टार्ट होगी तो जीवन साइक्लिन बनेंगे, जीवन साइक्लिन बनेंगे, ये जीवन साइक्लिन बनेंगे और ये बाइंड करेंगे इससे। जब जीवन साइक्लिन बाइंड करेंगे, ये क्या है, जीवन साइक्लिन, साइक्लिन, जीवन साइक्लिन बनेंगे, सीडी के मॉलिक्यूल से बाइंड करेंगे। अब ये जब बाइंड अप हो जाएगा, सीडी के मॉलिक्यूल और जीवन साइक्लिन बनेंगे, ठीक है, और बाइंड करेंगे, जब बाइंड करेंगे तब जाकर के जीवन फेज स्टार्ट होगी, जीवन फेज स्टार्ट। जीवन फेज तभी स्टार्ट होगी जब सीडी के मॉलिक्यूल और जीवन साइक्लिन का फॉर्मेशन होगा, ये प्रेजेंट होते हैं, ये बनते हैं, ठीक है, इनको बनाने के लिए जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जीन, जीवन साइक्लिन के जीन इसको बनाएंगे, सीडी के मॉलिक्यूल से बाइंड करेंगे तब जीवन साइकिल चलेगी। ठीक है, अब क्या होगा, साइकिल जीवन से एस फेज में एंटर करेगी, जीवन से एस फेज में एंटर करेगी, कब एंटर करेगी, ये तभी एंटर कर सकती है जब, ये कब एंटर करेगी, जब सीडी के मॉलिक्यूल थे ही ना, सीडी के मॉलिक्यूल तो है ही, सीडी के मॉलिक्यूल नहीं होता, जो जीवन साइक्लिन है ना, जीवन साइक्लिन, ये जीवन साइक्लिन, इनका डी जनरेशन हो जाए, ठीक है, तो जीवन साइक्लिन का क्या हो जाएगा, डी जनरेशन, डी जनरेशन, ये जीवन साइक्लिन टूट जाएंगे, टुकड़ों में टूट जाएंगे जीवन साइक्लिन, जब जीवन साइक्लिन टुकड़ों में टूट जाएंगे, साइक्लिन, डीजनरेशन ऑफ जीवन साइक्लिन, जब जीवन साइक्लिन टूट जाएंगे तब सेल एंटर करेगी एस फेज में, तो एस फेज के लिए क्या चाहिए, एस फेज के लिए एस साइक्लिन चाहिए। सेम यहां पर भी क्या होगा, सीडी के मॉलिक्यूल होंगे, सीडी के मॉलिक्यूल तो कॉमन ही होते हैं, सीडी के मॉलिक्यूल तो कॉमन ही होते हैं। अब अगली फेज में एंटर कब करेगी, जब दूसरे साइक्लिन बनेंगे, एस साइक्लिन, एस साइक्लिन बनेंगे, ये है एस साइक्लिन, एस साइक्लिन, जब ये जोड़ा बन जाएगा ना, तब ये जोड़ा इस सेल को एस फेज में एंटर कराएगा, समझ रहे हो। तो बड़ा सिस्टमेटिक वे में सेल साइकिल चलती है, ये आप पढ़ चुके हो सेल साइकिल के अंदर, ठीक है, हर फेज के साइक्लिन बनते हैं और फेज के अंत में जाकर के उनका डीजनरेशन हो जाता है, फिर एस फेज के साइक्लिन बनते हैं, फेज के एंड में आके इनका डीजनरेशन हो जाता है, फिर G2 साइक्लिन बनते हैं, फेज के एंड में आके इनका डीजनरेशन हो जाता है, एम साइक्लिन बनते हैं, फेज के एंड में आके इनका डीजनरेशन हो जाता है। जब तक पुराने साइक्लिन का डीजनरेशन नहीं होगा, सेल अगली फेज में एंटर नहीं करेगी, समझना, बहुत बहुत मतलब नेचर का एक सुपर कंसेप्ट है, इनको हम चेक पॉइंट बोलते हैं। जैसे आप यहां से कहीं जा रहे हो, मतलब समझो जम्मू कश्मीर से आप कन्याकुमारी जा रहे हो, ठीक है, एक पूरे पूरे रूट के अंदर आपको बहुत सारे चेक पॉइंट मिलते हैं, बीच में आप, मतलब आपके सफर कैसा रहा,
ठीक है, आपके चेक पॉइंट पे रोका जाएगा, आपके पैसेंजर से पूछा जाएगा भाई सब कुछ ठीक ठाक रहा, रास्ते में खाना पीना मिला, आपको बढ़िया से स्टे कराया गया, सब कुछ ओके है? तो सारे पैसेंजर कहते हैं हाँ भाई सब कुछ ठीक ठाक है, भाई ड्राइवर साहब कंडक्टर साहब ने गाड़ी बढ़िया चलाई, ठीक है, बढ़िया तरीके से हमें यहाँ तक पहुंचाया, तो ठीक है। तो इन कंडक्टर और ड्राइवर को हम परमिट करते हैं कि अगला स्टेप भी आप ही ले जाओ, समझ रहे हो? समझना, तो परमिशन मिल जाएगी, नहीं तो उठा करके उन ड्राइवर और कंडक्टर को बस से निकाला जाएगा और बांध के डाल दिया जाएगा, भाई अब तुम अगली कभी भी इस गाड़ी को आगे नहीं ले जा पाओगे क्योंकि तुमने रास्ते में बहुत समस्याएं पैदा की हैं, ठीक है। यानी अगर ये पूरी फेज अच्छी तरीके से जाती है तब सेल को परमिट किया जाएगा कि भाई डिजेनरेशन कर दो एस साइक्लिन का, तभी सेल अगली फेज में एंटर करेगी, सब कुछ सही है तो ये चेक पॉइंट है, इसको जीवन चेक पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। आप मान लो इस चेक पॉइंट में कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई दिक्कत आ गई, उस प्रॉब्लम के साथ अगर आप एस फेज में एंटर कर जाओगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा भाई, वहां पर डीएनए का डुप्लीकेशन होता है एस फेज में। भाई जीवन वो फेज इसमें सेल तैयार होती है जेनेटिक मटेरियल को डबल करने के लिए, G2 वो फेज इसमें सेल तैयार होती है एक सेल से दो सेल बनाने के लिए, समझना मेरी बात। तैयारी वाले पीरियड में जरा भी प्रॉब्लम आ गई तो अगली फेज में प्रॉब्लम आ जाएगी, इस समझना मेरी बात, इसमें प्रॉब्लम आ गई तो अगली फेज में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ऑटोमेटिकली सेल पहले चेक करती है सब कुछ ओके है तभी परमिट करूंगी, ओके नहीं है तो परमिट नहीं करूंगी, ठीक है। तो उसके लिए P53 प्रोटीन होती है, रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन होते हैं, बहुत सारे होते हैं। P53 थोड़ा आप याद रख लो, एक ये प्रोटीन होती है, अगर मान लो उसने गड़बड़ की, हम नहीं चाहते सेल अगली फेज में जाए, तो P53 प्रोटीन आएगी और यहां पर इन दोनों को अलग ही नहीं होने देगी। अगर ये दोनों अलग नहीं होंगे, इनको बांध के डाल दिया जाएगा तो डीजनरेशन की मैकेनिज्म नहीं होगी, और डीजनरेशन की मैकेनिज्म नहीं होगी तो अगली साइक्लिन नहीं बनेंगे, अगली साइक्लिन नहीं बनेंगे तो ऑटोमेटिकली ये P53 प्रोटीन क्या काम करेगी, इस सेल से कहेगी तुम आगे नहीं जा सकते, अब तुम्हें सुसाइड करने पड़ेगी, तुम्हें एपोप्टोसिस करने पड़ेगी। उन्हें क्यों करने पड़ेगी, तुमने समस्याएं पैदा की हैं, इन समस्याओं के संग अगर मैं तुम्हें आगे भेज दूंगी, ठीक है, तो तुम आगे भी समस्याएं पैदा कर दोगे जिससे सेल में कैंसर हो जाएगा। हम नहीं चाहते सेल को कैंसर हो, हम चाहते हैं तुम यही सुसाइड कर लो, हम तुम्हारे एपोप्टोसिस के जीन एक्टिवेट कर देते हैं, ये P53 डिसीजन लेती है, ये चेक पॉइंट है, ये पुलिस वाला है, ठीक है। ये कहेगा कि आगे नहीं जा सकते, आपको यहीं बांध के डाल दिया जाएगा और तुम्हारी एपोप्टोसिस स्टार्ट कर दी जाती है, सेल अगली फेज में नहीं जाएगी, सेल की डेथ होगी, सुसाइड होगी, क्योंकि सेल में अब इन्फेक्शन हो चुका है, क्योंकि यहाँ गड़बड़ी कर चुके हो, इससे पूरी सेल पर इंपैक्ट पड़ेगा और ये सेल कैंसर सेल में कन्वर्ट हो सकती है। तो इस तरीके के जीन को जो डिसाइड करते हैं चेक पॉइंट, इनको ट्यूमर सप्रेसर जीन बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर ये नहीं होते तो ट्यूमर हो सकता था, ये ट्यूमर को कंट्रोल करने वाले जीन है, ट्यूमर को सप्रेस करने वाले जीन है। तो ऐसे ही बहुत सारे जीन होते हैं, रेटिनोब्लास्टोमा जीन भी होता है, P53 जीन भी होता है, और भी इनकी लिस्ट है जो आप एमबीबीएस में पढ़ोगे, पर अभी तुम्हारे कोर्स में P53 है, थोड़ा इसको याद रख लो, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, लाइक एम्स, BHU, AMU, इनमें P53 पे क्वेश्चन आता है, ये काफी फेमस है इसलिए, ठीक है, जीवन चेक पॉइंट भी बोलते हैं। तो समझ में आया ना चेक पॉइंट क्या होते हैं, ठीक है। चेक पॉइंट ट्यूमर सप्रेसर जीन का काम करते हैं। कितनों के समझ में नहीं आया, बहुत मतलब छोटा मोटा कंसेप्ट नहीं है, ये बहुत सुपर लेवल का कंसेप्ट है, ठीक है। हाँ, P53 प्रोटीन ये, ठीक है, मतलब बहुत थोड़ा सा है, मतलब बहुत टॉप मोस्ट, ये कार्प है बुक, उस कार्प ग्रुप में कई पेज का दे रखा है, ये उसकी समरी निकाल के मैं आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। एल्बर्ट बहुत अच्छी बुक है, ठीक है, 10 सेल, काफी मोटी बुक है, बहुत कॉस्टली भी है, उस बुक से भी मैंने इसको स्टडी करके निकाला था। इट इज अ कंसेप्ट, मतलब सार है उसमें, तो बहुत सारी चीजें दे रखी है, मतलब आपके मतलब की चीज मैंने निकाल के एक दे दी है जो आपके मतलब की है, कि एक्चुअल में होता क्या है ट्यूमर सप्रेसर। समझ में आ गया होगा, मैं वापस जा रहा हूं, अब समझ में आएगा आपके कि एक्चुअल में प्रोटोऑन्कोजीन और ट्यूमर सप्रेसर जीन इनको सेल साइकिल चेक पॉइंट बोलते हैं। इसका एक एग्जांपल लिख देता हूं मैं, क्या, P53, ये मिलकर के इस कंट्रोल सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सोचो अगर इनके अंदर कोई म्यूटेशन हो जाए या इसके अंदर कोई म्यूटेशन हो जाए, समझना, इसके अंदर या इसके अंदर क्या हो जाए, किसी के भी अंदर म्यूटेशन हो जाए, कोई उत्परिवर्तन, म्यूटेशन, अगर इनमें म्यूटेशन हो गई ना तो मामला बिगड़ जाएगा, सेल कन्वर्ट हो जाएगी कैंसर सेल के अंदर, समझ रहे हो।
सेल कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो कहते हैं इन म्यूटेशन क्रिएट करने वाले सब्सटेंस कार्सिनोजन को अपनी बॉडी में कम से कम खाओ भाई। कम से कम खाओ, समझ रहे हो, और थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री रहो। कोशिश करता हूं मैं 3D विजुअलाइजेशन की जरूरत ही ना पड़े, मैं अपनी चीजों को थोड़ा सा रिप्रेजेंट, कहानी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूं, जो शायद तुम समझ पाओ इन चीजों को, ठीक है। अप्लाइड, बिल्कुल एकदम करंट चीजों से जोड़ो उसको, ठीक है, तब तुम समझ पाओगे एक्चुअल में है क्या। बीएमएस, बीएमएस समझ में आ गया आपको कि एक्चुअल में कंसेप्ट क्या है, नोट कर लो उसको। अब यहां तक कोई भी डाउट हो, अब आपके कंसेप्ट समझ में आए होंगे कि एक्चुअल में होता क्या है। एक्चुअल में क्या, एनसीईआरटी ने प्रोटोन को जीन दे रखा है, ध्यान रखना, एनसीईआरटी ने इसका नाम दे रखा है। बच्चों को समझ में आता ही नहीं है ये कभी क्या है, ठीक है। तो अब थोड़ा समझ में आएगा, थोड़ी कहानी की तरह पूरा पिक्चराइज करने की कोशिश की है, अब तुम समझ पाओगे। P53 को मैंने सेल साइकिल का थोड़ा सा एक पार्ट ऐड कर दिया, थोड़ा सेल साइकिल का चेक पॉइंट कैसे काम करते हैं समझ में आ गया होगा। तो ये भी क्लियर है, ये भी क्लियर है, इनको नोट कर लो। अब मैं एंटर कर रहा हूं एक्चुअल में प्रॉपर एनसीईआरटी के ऊपर। प्रॉपर एनसीईआरटी, एनसीईआरटी जो बोल रही है उन सब सारी बातों को बताऊंगा एक एक एकदम परफेक्टली, नोट कर लो उसको। एनसीईआरटी की बातें ले रहा हूं बिल्कुल प्योर, कैसे एनसीईआरटी बताना चाह रही है, क्या बोलना चाह रही है एनसीईआरटी। हो गया। हाँ, 3D की जरूरत नहीं है बेटा, ये 3D तो है, उस 3D का क्या करोगे, ठीक है। देखो वो 3D, हम क्या करते हैं इन चीजों को कोशिश करते हैं, उन लोगों से बोलते हैं यार मेरे नोट्सों को पढ़ो समझो और कुछ मॉलिक्यूल को घुमा घुमा के दिखाने की कोशिश करो, तो बेचारे वो कोशिश करते हैं, पर वो एनसीईआरटी बेस्ड हमें बनाना है जिससे कि फ्यूचर में भी उनको हम यूटिलाइज कर पाए, ठीक है। तो समझ रहे हो, तो उससे बेटर मैंने यहाँ दिखाने की कोशिश की है। वो 3D इस लेवल पे बना ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है, जिस लेवल पे मैं समझाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ इसको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। मैं बहुत चीजें बता रहा हूँ इसलिए, ठीक है। चलो, यहां तक किसी को कोई डाउट है? अरे कैलाश, बॉटनी जूलॉजी सब बायोलॉजी तो है, ठीक है। चलो आ जाओ। कल का पीडीएफ बेटा अपलोड हो गया है उसमें लिंक ट्री पर, ठीक है, लिंक ट्री पर अपलोड है, नो डाउट। पर लेक्चर एक बार देख जरूर लेना, ठीक है, ज्यादा नहीं तो स्टार्टिंग के 40 क्वेश्चन जरूर देख लेना, स्टार्टिंग के 40, और कुछ बीच में भी अच्छे अच्छे डाल रखे हैं मैंने कंसेप्चुअल, ये क्वेश्चन जरूर देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन सीरीज तो यार सारी ज्वाइन करो, क्योंकि उसमें मैंने आपको 5 सेकंड दिए हैं आपको सॉल्व करने के, फिर मैंने सॉल्व किया, फिर 5 सेकंड दिए हैं आपको सॉल्व करने के। मतलब देखो उस सेशन में, मतलब पीडीएफ से काम नहीं बनेगा, पीडीएफ से तो आप देख लोगे कर लोगे, मुझे आपको क्वेश्चन देने नहीं, क्वेश्चन तो मैं आपको भरपूर दे दूं, बहुत सारे दे दूं, ठीक है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करानी है टाइम के साथ, आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूं। ओएमआर तो कल के सेशन में बड़ा मजा आया बच्चों को, बच्चों ने मुझे ओएमआर शीट सेंड की है व्हाट्सएप पर और सब जगह इधर जहां कर सकते हैं, ठीक है, टेलीग्राम पर इधर उधर ओएमआर शीट सेंड की है। तो ओएमआर सेंड करो ना तभी मजा आएगा, ठीक है। तो प्रॉपर वे में उस सेशन को खोलो, ओएमआर को साथ में रखो, और जितना मैं टाइम दे रहा हूं 5 सेकंड का, उस 5 सेकंड के अंदर उस क्वेश्चन को करो और ओएमआर भर लो फटाफट, फिर अगला मैं दे रहा हूं, फिर 5 सेकंड के अंदर करो, फिर ओएमआर भर लो अपनी फटाफट 5 सेकंड के अंदर। फिर देखो आप कितने सही कर रहे हो कितने गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो तो उसके पीछे का कारण क्या है, क्योंकि सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से, ठीक है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन बिल्कुल न्यू क्वेश्चन है, डिजाइन करके बनाए हुए हैं, ठीक है, और मैक्सिमम एनसीईआरटी से। तो इससे आपको थोड़ा समझ में आएगा यार आप एनसीईआरटी को किस तरीके से पढ़ रहे हो, ठीक है। कई बच्चों ने बीच में कहा ओ शिट ये गलती कैसे हो गई, मतलब बच्चे लिख रहे थे, ठीक है, तो वो चीजें प्रैक्टिस से आती हैं, तो वो सेशन अपने में ही एक बच्चा लिख रहा है 100 में से 75 सही थे, पर मैंने कहा था, मैं चैलेंज किया था, ये सेशन में जितने भी लूंगा ना वो चैलेंज लेकर के लो कि अगर आप उस सेशन के अंदर 100 में से 95 क्वेश्चन सही कर रहे हो सारे सेशन में, तो कोई आपके सिलेक्शन को रोक नहीं सकता, ये गारंटी है। अगर मेरे साथ आप 100 में से उस टाइम के अंदर, घर पर बैठ के नहीं, घर पर बैठ के करने का मतलब है आराम से रिलैक्स मोड में कोई भी कर लेता है, जब सेशन चालू हो, ठीक है, लाइव में आओ तो ज्यादा मजा आएगा, नहीं रिकॉर्डेड में भी आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सेशन चालू करो, ओएमआर हाथ में रखो, फिर सॉल्व करो, और फिर देखो सेशन खत्म होने तक आप
आपको 5 सेकंड मिल रहे हैं करने के लिए, रिमेनिंग में तो मैं समझाता हूँ, वो आपको काउंट नहीं करना टाइम। फिर 5 सेकंड के अंदर फिर रिमेनिंग में समझाता हूँ, वो आपको काउंट नहीं करना, ठीक है। आपको 5 सेकंड जो मिलते हैं उसमें सॉल्व करो और फिर देखो क्या आ रहा है, ईमानदारी से, ईमानदारी से, तब मजा आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, कैंसर से एक दो तीन चीज और ऐड कर दूं उसके अंदर, अरे हाँ, समझो, थोड़ा सा मैं समझाता हूँ। अब मैं एनसीईआरटी को लेकर चल रहा हूँ, एनसीईआरटी क्या बोल रही है। एनसीईआरटी बोल रही है मानो एक सेल है, एक नॉर्मल सेल है, एक नॉर्मल सेल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब एनसीईआरटी की लाइनें बता रहा हूं मैं, एनसीईआरटी की लाइनें को डिट्टो डायग्राम में कन्वर्ट कर रहा हूं, ठीक है। एक नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल, ये एनसीईआरटी पर आ गया मैं, एक नॉर्मल सेल है, ठीक है। नॉर्मल सेल है, इस नॉर्मल सेल में अब कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस एनसीईआरटी में 3 टाइप के दिए हैं। बायोलॉजिकल कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस, फिजिकल कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस, ठीक है, और केमिकल कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस, ये 3 टाइप के हैं, समझना मेरी बात। अरे हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, हटाओ उसको, समझना। हम्म, तो फिजिकल कार्सिनोजन, फिजिकल कार्सिनोजन, कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस क्या होते हैं जानते हो ना। कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो कैंसर प्रोड्यूस करते हैं, कैंसर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस को कार्सिनोजन बोलते हैं, एनसीईआरटी में लिख रखा है, ठीक है। फिजिकल कार्सिनोजन, फिजिकल में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, एक्स रेज, गामा रेज, यूवी रेज, एटसेट्रा, सब फिजिकल है, ठीक है। ये इनकी बात कर लो। केमिकल की कर लो, केमिकल कार्सिनोजन, जैसे टोबैको, जैसे बायोलॉजिकल कार्सिनोजन, जैसे वायरस होते हैं बहुत सारे, ये भी प्रोटो ऑन्कोजीन में म्यूटेशन क्रिएट कर सकते हैं, जैसे, ठीक है, ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। मानो बायोलॉजिकल कार्सिनोजन अटैक करते हैं सेल के ऊपर, मानो केमिकल कार्सिनोजन अटैक करते हैं सेल के ऊपर, मान लो फिजिकल कार्सिनोजन अटैक करते हैं सेल के ऊपर, कोई भी टाइप के कार्सिनोजन, कोई भी टाइप के कार्सिनोजन अगर नॉर्मल सेल के ऊपर अटैक करते हैं तो इसका ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। एनसीईआरटी में 3 कार्सिनोजन, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। केमिकल में टोबैको, पीवीसी एटसेट्रा, हजारों टाइप के हैं, ठीक है। तो समझो मेरी बात, तो क्या होगा, इस सेल का ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, यानी कैंसर में कन्वर्जन हो जाएगा, ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन। इस सेल का नॉर्मल सेल नहीं बची, ये अब इसका क्या हो गया, ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। ऑन्को मतलब कैंसर, कैंसर में कन्वर्ट हो गई। डिफरेंट टाइप के कार्सिनोजन सेल को मॉडिफाई कर सकते हैं, ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। ऑन्कोजेनिक का मतलब क्या होगा, एक नॉर्मल सेल कैसे कैंसर में कन्वर्ट होगी, समझो मेरी बात। मान लो एक नॉर्मल सेल थी, बेस दिखा दो उसका। मान लो एक नॉर्मल सेल थी, नॉर्मल सेल थी, कैप्सुलेटेड होती है, ये एक नॉर्मल सेल थी, ये एक नॉर्मल सेल थी। नॉर्मल सेल क्या करेगी, अनकंट्रोल्ड डिवीजन, अनकंट्रोल्ड डिवीजन। ये उस नॉर्मल सेल का ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, पर ये कैप्सूल के अंदर होती है। जब तक ये कैप्सूल के अंदर है ये फैलेगी नहीं बॉडी के अंदर, समझना, तब तक इसको आप ट्यूमर बोलोगे। जब तक ये सेल कैप्सूल के अंदर है तब तक खतरा नहीं है, ये एक जगह ही इकट्ठे बढ़ते रहेंगे, कैप्सूल के अंदर, पैकेट के अंदर है, बढ़ रहे हैं, आप समझना मेरी बात, कैप्सूल के अंदर है, कैप्सूलेटेड बिनाइन ट्यूमर बोलोगे, समझना मेरी बात, क्या बोलोगे इसको, कैप्सूलेटेड बिनाइन ट्यूमर।
आपसे पूछे ट्यूमर और कैंसर में अंतर क्या होता है? जब तक सेल एक ही जगह, एक ही जगह है, एक ही जगह है, फैल ही नहीं है, ट्यूमर है। फैल गया, फट गया, कैप्सूल खुल गया, ये सेल स्प्रेड कर गए बॉडी में, अब है कैंसर। बिनाइन टर्म लगाते हैं दयालु के लिए, और कैंसर सम टर्म लगाते हैं मैलिग्नेंट, घातक। समझ रहे हो? एक बार कैप्सूल फटा ना, बचाना मुश्किल है, मैं सच कह रहा हूं, रियलिटी है। यहां तक तो आप मान लो आपने सर्जरी करती, उस पार्ट को काट के बाहर निकाल दिया, देखा होगा आपने लोगों के, या कटे हुए पार्ट देखे होंगे, एक बार को चलो चल जाएगा, ठीक है, सब सावधानी से इस चीज को ढंग से निकाल दिया तो बच जाओगे। पर अगर ये फट गया, ये फैल गया, या इसी में कट लग गया ड्यूरिंग सर्जरी, फिर कुछ नहीं है भाई। समझ रहे हो? फिर कुछ नहीं है। समझ रहे हो? हाँ, वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस बताया था मैंने, कैंसर प्रोड्यूसिंग होता है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस अनकंट्रोल ग्रोथ करते, जेनिटल वॉर्ट्स कर देता है। समझ रहे हो ना? हाँ, ठीक है। तो जब तक कैप्सूलेटेड है तब तक इसको आप बिनाइन ट्यूमर बोलोगे। आप समझ रहे हो? और इस बिनाइन ट्यूमर को एनसीईआरटी लिखती है नियोप्लाज्म, नियोप्लाज्म बोलोगे इसको। बिनाइन ट्यूमर के लिए एनसीईआरटी लिखती है नियोप्लाज्म, नियोप्लाज्म। तो ये एनसीईआरटी में रखे टर्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिनाइन, बिनाइन मतलब है घातक नहीं है, दयालु है, ट्यूमर है, नियोप्लाज्म बोलोगे उसको। और इन सेल को नियोप्लास्टिक सेल बोलोगे। इन सेल्स को क्या बोलोगे? नियोप्लास्टिक सेल्स, नियोप्लास्टिक सेल्स। भाई अनकंट्रोल ग्रोथ कर रहे हैं पर कैप्सूल के अंदर है, नियोप्लास्टिक सेल्स हैं, कैप्सूल के अंदर है। ये इतनी दुष्ट सेल होती हैं, समझना मेरी बात। ये नियोप्लास्टिक सेल्स जो होते हैं, ठीक है, ये रिलीज करते हैं एंजियोजेनेसिस फैक्टर, एंजियोजेनेसिस फैक्टर। डिस्प्ले चला गया, हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ, ये नियोप्लास्टिक जो सेल दिख रहे हैं ना आपको, ये नियोप्लास्टिक सेल्स, ये रिलीज करते हैं नियोप्लास्टिक सेल्स से। ये रिलीज करते हैं, रिलीज, एंजियोजेनेसिस फैक्टर। समझते हो एंजियोजेनेसिस? एंजियोजेनेसिस, एंजियोलॉजी, जहां पर ब्लड वेसल्स की बात करते हैं हम, ठीक है। तो एक ऐसे फैक्टर रिलीज करते हैं जो नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स इंक्रीज करते थे, इंक्रीज नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स अराउंड ट्यूमर। भाई ये क्या करेंगे फैक्टर, जो ब्लड वेसल्स, एक नॉर्मल ब्लड वेसल्स आ रही थी ना, बस इन ब्लड वेसल्स की ब्रांचिंग पैटर्न बना देंगे, ढेरों सारे ब्रांच। समझना मेरी बात, यानी ट्यूमर सेल की तरफ इतनी ब्लड वेसल्स बना देंगे, इतनी ब्लड वेसल्स बना देंगे कि मैक्सिमम न्यूट्रिएंट, मैक्सिमम न्यूट्रिएंट, समझना, जो बॉडी का मैक्सिमम ब्लड था ना, जो और सेलों के पास जा रहा था, मैक्सिमम ब्लड इनके पास आना चालू हो जाएगा, मैक्सिमम ब्लड अब इनका इनके पास आना चालू हो जाएगा। ये इसका एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये चाहती है कि दूसरी सेल को खाना ही ना मिले, वो भूख से मर जाएं, उनका खाना भी इनको मिल जाए, ये दैत्य की तरह ग्रोथ करें, अनकंट्रोल ग्रोथ हो, क्योंकि इनको ज्यादा फूड चाहिए, अनकंट्रोल ग्रोथ चल रही है ना यहाँ पर, इनको ज्यादा एनर्जी चाहिए, ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, ज्यादा फूड चाहिए, ठीक है, पर खा तो आप उतना ही रहे हो ना। तो सारे न्यूट्रिएंट को खुद खींच लेती हैं, क्योंकि नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स बढ़ा देती हैं। क्यों? क्योंकि ये रिलीज करती हैं एंजियोजेनेसिस फैक्टर, जो इंक्रीज करता है नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स अराउंड ट्यूमर, इनके चारों तरफ ब्लड वेसल्स भर भर के बन जाएंगे, जिससे इनकी ग्रोथ बढ़ेगी और आसपास की अड़ोसी पड़ोसियों की ग्रोथ सूख करके खत्म हो जाएंगी, मामला खत्म हो जाएगा। समझ रहे हो? समझना मेरी बात, समझ में आ रही है नहीं आ रही है? यहां तक बताओ, समझ में आया नहीं आया? इससे क्या होगा? ठीक है भाई, जो ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है, उनका जो ट्रांसपोर्ट है वो कहां बढ़ जाएगा? टूवर्ड्स कैंसर सेल, ट्यूमर सेल। इतनी बात समझ में आ गई? अब एक समय ऐसा आएगा कि ये कैप्सूल फटेगा, एक समय ऐसा आएगा ये कैप्सूल फटेगा, तब क्या होगा देख लो। इज अ डेंजरस कंडीशन, उसको तो और डेंजरस कंडीशन बोलेंगे। एक समय ऐसा आएगा कि ये कैप्सूल फटेगा, ये थोड़ा मैं डायग्रामेटिकली दिखाता हूँ इसको, कॉमन ही फंडा है थोड़ा समझ में अच्छे से आता है। कैप्सूल फाड़ दो, फट गया,
एक समय ऐसा आएगा कि कैप्सूल फटेगा, और जब ये कैप्सूल फटेगा, अब ये ट्यूमर नहीं है, अब ये ट्यूमर नहीं है, अब ये कैंसर में तब्दील हो चुका है, कन्वर्ट हो चुका है, सेल बाहर आ चुके हैं। समझ रहे हो? एक समय आएगा ये कैप्सूल फटेगा, कैप्सूल फटेगा तो ये बाहर निकलेंगे, और बाहर निकलेंगे तो डिफरेंट टाइप के ब्लड वेसल्स होंगे यहाँ पर, डिफरेंट टाइप के ब्लड वेसल्स होंगे यहाँ पर, आप समझ रहे हो? डिफरेंट टाइप के ब्लड वेसल्स होंगे यहाँ पर, डिफरेंट टाइप के ब्लड वेसल्स। इन ब्लड वेसल्स के माध्यम से ये पूरी बॉडी में फैल जाएंगे, ये ब्लड वेसल्स के माध्यम से पूरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएंगे। ये सब नियोप्लास्टिक सेल्स, ये सारे नियोप्लास्टिक सेल्स धीरे धीरे पूरी बॉडी में चले जाएंगे। ये नियोप्लास्टिक सेल धीरे धीरे पूरी बॉडी में चले जाएंगे, और जहां जाएंगे वहां एक नया कैंसर बनाएंगे, जहां जाएंगे वहां एक नया कैंसर बनाएंगे। तो जहां एक कैंसर था, अब पूरी बॉडी में दैत्य फैल चुके हैं, ये दैत्य अब पूरी बॉडी में फैल चुके हैं। अब एक कैंसर से हजारों कैंसर बन जाएंगे, कहां कहां आप लड़ोगे इनसे? समझ रहे हो? समझ रहे हो? कहां कहां लड़ोगे? अब इसको आप बोलोगे मैलिग्नेंट ट्यूमर या कैंसर, आप समझ रहे हो? इसको बोलोगे मैलिग्नेंट ट्यूमर या कैंसर। अब इसको नॉर्मल ट्यूमर नहीं बोलोगे, बिनाइन ट्यूमर नहीं बोलोगे, और ट्यूमर बोलना है तो आप बोलोगे मैलिग्नेंट ट्यूमर। और मैलिग्नेंट ट्यूमर को ही हम बोलते हैं कैंसर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये बहुत पूछा जाता है। मैलिग्नेंट ट्यूमर को ही हम बोलते हैं कैंसर। ठीक है, ये हो क्या रही है? स्प्रेडिंग, स्प्रेडिंग हो रही है, फैल रहे हैं पूरी बॉडी में, समझना। स्प्रेडिंग ऑफ ट्यूमर सेल या कैंसर सेल बोल सकते हो। स्प्रेडिंग ऑफ ट्यूमर या कैंसर भी बोल सकते हो, कैंसर सेल्स। ये बहुत पूछा जाता है, इसकी स्प्रेडिंग के लिए एक टर्म लगाते हैं जो मैं अक्सर पूछता भी हूं, मेटास्टैसिस। मैं पूछता हूं मेटास्टैसिस, मेटाजेनेसिस, मेटामॉर्फोसिस, मेटामेरिज्म, क्या अंतर? सब एक जैसे हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं मेटास्टैसिस, मेटास्टैसिस, इसी को बोलते हैं मेटास्टैसिस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये भी एनसीईआरटी रखा है। मेटास्टैसिस क्या होती है? मेटास्टैसिस क्या होती है, आप समझ रहे हो? मेटास्टेसिस का मतलब है स्प्रेडिंग, स्प्रेडिंग ऑफ ट्यूमर सेल, ट्यूमर सेल की स्प्रेडिंग को मेटास्टेसिस बोलते हैं। ये नए नए ट्यूमर कैंसर बन रहे हैं, नए नए ट्यूमर कैंसर बन रहे हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर या कैंसर। स्प्रेडिंग ऑफ ट्यूमर कैंसर इज नोन एज मेटास्टेसिस। मैलिग्नेंट ट्यूमर, बिनाइन ट्यूमर, ये टर्म मत भूल जाना, ठीक है? ये सब ब्लड वेसल्स हैं। अब एनसीईआरटी आपको एकदम परफेक्टली दिमाग में सेट होगी। अब बताओ यहां तक समझ में आया नहीं आया? ये सारे पॉइंट्स, सारे टर्म्स। हाँ, मेटास्टैसिस, मेटास्टैसिस, मेटाजेनेसिस, मेटामॉर्फोसिस, मेटामेरिज्म। मेटामॉरिज्म का मतलब होता है अगर बॉडी सेगमेंटेड है, सेगमेंटेड बॉडी को मेटामॉरिज्म बोलते हैं। मेटास्टैसिस, स्प्रेडिंग। मेटाजेनेसिस, जेनेसिस, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। कहां पढ़ा था मैंने मेटाजेनेसिस, जरा बताओ? ठीक है, ओबिलिया, ओबिलिया याद हो, एनिमल किंगडम में ओबिलिया। मेटाजेनेसिस। और मेटामॉर्फोसिस, कायांतरण, मॉर्फोलॉजी में चेंज होना, मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस, मेटाजेनेसिस, मेटास्टैसिस, मेटामेरिज्म। क्लियर बिल्कुल? अब बताओ कोई डाउट? वो टाइप्स ऑफ कैंसर बता दूंगा मैं, ब्लड कैंसर क्या है, ये क्या है, मैं टाइप्स ऑफ कैंसर बताता हूँ। ये बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट है? यहां तक इसके अंदर डाउट नहीं होना चाहिए। वो टाइप्स ऑफ कैंसर बता दूंगा कि कितने टाइप कैंसर होते हैं, नोटेबल पॉइंट लिखा दूंगा उसके बाद में। यहां तक बताओ, यहां तक किसी को कोई डाउट है? नहीं है? एक छोटा टर्म लिख लो चाहो तो, टाइप्स ऑफ कैंसर, इसमें मैं ऐड कर देता हूं।
एक जमाना था ईसोफेगल कैंसर होते ही नहीं थे यार, अब देखो सब मतलब भर भर के हो रहे हैं, ठीक है। तो 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं इसको, कार्सिनोमा, सार्कोमा और ल्यूकेमिया, समझ रहे हो, 3 पार्टों में डिवाइड कर दो इनको। मेनली तो कार्सिनोमाज ही है, ठीक है, कार्सिनोमा, सार्कोमा, ल्यूकेमिया। ठीक है, कार्सिनोमा, सार्कोमा और ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया, और ल्यूकेमिया को हम बोलते हैं ब्लड कैंसर। इसी को बोलते हैं हम ब्लड कैंसर। और पता होना चाहिए आज की डेट में 85% कैंसर, 85% कैंसर कार्सिनोमा है। 85% कैंसर कार्सिनोमा है, आप समझ रहे हो। एक्टोडर्मल, ऐसे ट्रिक याद रखो, ट्रिक याद रखो। अगर मैं बात करूं इसको एक्टोडर्मल, इसको बोल सकते हो एक्टोडर्मल एंड, मीजो में ये आ जाएगा तो एंडो में ये आ जाएगा, एंडोडर्मल ट्यूमर। मीजो में ये आ जाएगा, ये दोनों मीजो ही है, मीजो, दोनों मीजो के ही हैं, मीजो डर्मल ट्यूमर। एक ट्रिक मैंने बना रखी है, जैसे मैं आपको याद कर रहा हूं, ब्लड कैंसर बताओ कैसा है, बोन कैंसर कैसा है, माउथ का कैंसर कैसा है, ईसोफेगस का कैंसर कैसा है, ठीक है। जैसे समझ रहे हो ना, ब्रेन ट्यूमर किस टाइप का कैंसर है, तो रट्टा नहीं मारना है आपको, ठीक है, ऐसे समझो। अगर किसी टिश्यू का ओरिजिन एक्टोडर्म से हो रहा है या एंडोडर्म से हो रहा है, एक्टो से हो रहा है या एंडो से हो रहा है, तो वो कार्सिनोमा है। आज की डेट में 85% कार्सिनोमा के केस ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। सार्कोमा, मीजोडर्मल टिश्यू में अनकंट्रोल ग्रोथ हो रही है तो वो सार्कोमा है, समझ रहे हो। और सार्कोमा का ही एक पार्ट है ल्यूकेमिया, क्योंकि ब्लड कैंसर का ब्लड का भी ओरिजिन मीजोडर्मल होता है, जिसमें डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ जाता है। ब्लड कैंसर में ये पता होना चाहिए, इंक्रीज नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी, क्योंकि आरबीसी में अनकंट्रोल ग्रोथ नहीं होती, बता चुका हूं मैं आपको, क्योंकि आरबीसी में तो न्यूक्लियस ही नहीं होता, ठीक है। तो समझ रहे हो, ल्यूकेमिया में इंक्रीज नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी, ठीक है। जैसे बोन कैंसर है, तो बोन कैंसर किस में आएगा, सार्कोमा में आएगा, क्योंकि बोन का ओरिजिन मेसोडर्मल होता है। जैसे लोग कपूरी खाते हैं, माउथ कैंसर है, तो माउथ कैंसर किस में आएगा, कार्सिनोमा में आएगा। ब्रेस्ट कैंसर किस में आएगा, कार्सिनोमा में आएगा। ईसोफेगल कैंसर किस में आएगा, कार्सिनोमा में आएगा। गट का कोई भी कैंसर किस में आएगा, कार्सिनोमा में आएगा, ठीक है। आखिर में ये कैंसर मिल रहे हैं। स्किन कैंसर किस में आएगा, कार्सिनोमा में आएगा। तो किस अगर एक्टो और एंडोडर्मल टिश्यू के अंदर अनकंट्रोल ग्रोथ हो रही है ना, तो एक्चुअल में वो कार्सिनोमा है, कार्सिनोमा, ठीक है। और मीजोडर्मल टिश्यू में अनकंट्रोल ग्रोथ हो रही है ना, तो एक्चुअल में वो सार्कोमा है। उसी का एक टाइप है ब्लड कैंसर, इसको ल्यूकेमिया बोलते हैं, ल्यूकेमिया। अब बताओ, जहां तक कोई डाउट, गला बैठने वाला है अब, ठीक है, एंड पर आ रहे हैं हम लोग, खत्म कर रहे हैं इसको अब, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ कैंसर वाला बात एकदम क्लियर है। अब कॉज ऑफ कैंसर मैंने बताया, फिजिकल कार्सिनोजन भी होते हैं, केमिकल भी होते हैं और बायोलॉजिकल भी होते हैं। फिजिकल में पूछे जाते हैं आयोनिक और नॉन आयोनिक रेडिएशन, आयोनिक रेडिएशन और नॉन आयोनिक। नॉन आयोनिक के अंदर ध्यान रखना ओनली यूवी रेज है, इसके अलावा एक्स रेज, गामा रेज, सारे के सारे किस में आते हैं, ये आयोनाइजिंग रेडिएशन में आते हैं। ये सब कैंसर कारक होते हैं। केमिकल में तो 50 है, पर एनसीईआरटी अक्सर टोबैको की बात करती है, तो टोबैको पे ही क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। और बायोलॉजिकल में वायरस आते हैं, जैसे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस मैंने बताया था, हेपेटाइटिस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, ये लिवर कैंसर कर देता है। लिवर कैंसर और ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जेनिटल वॉर्ट्स बताया था मैंने आपको, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज में। ये 2 वायरस याद रख लो। केमिकल, कार्सिनोजन, टोबैको याद रख लो, क्योंकि एनसीईआरटी में यही दे रखा है। आयोनाइजिंग रेडिएशन, नॉन आयोनाइजिंग में अल्ट्रावायलेट आते हैं, और आयोनाइजिंग में एक्स रेज, गामा रेज आते हैं। ये कैंसर कॉजिंग सब्सटेंस है, जिसमें आपका सबसे ज्यादा एक्सपोज केमिकल कार्सिनोजन से होता है। भर भर के खाते हो आप,
जो भी डिब्बेबंद चीजें खा रहे हो केमिकल कार्सिनोजन खा रहे हो, ठीक है। चलो, कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस, कैंसर कैसे डिटेक्ट करोगे और डायग्नोसिस का समझना। अरे टाइम ओवर हो गया क्या, पता ही नहीं चला, कोई नहीं। कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस, ठीक है। देखो, बायोप्सी कर लो या हिस्टोपैथोलॉजिकल काम कर लो। बायोप्सी समझते हो, अगर आपको कहीं लग रहा है कैंसर दिख रहा है, गांठ दिख रही है, छोटा सा पार्ट कट करो, निकालो, माइक्रोस्कोप में लगाओ, क्योंकि कैंसर सेल का साइज नॉर्मल सेल से अलग होता है, कैंसर सेल की शेप स्ट्रक्चर नॉर्मल सेल से अलग होते हैं, ठीक है। तो बायोलॉजिकल बायोप्सी कहते हैं, बायोप्सी का मतलब छोटे पार्ट को कट करके निकाल करके स्लाइड बना करके माइक्रोस्कोप में स्टडी, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी एक ही बात है, ठीक है। रेडियोग्राफी, जिसके अंदर एक्सरेज यूज करते हैं, पर एक्सरेज बहुत घातक होते हैं, पर पहले टेक्निक यही थी, ठीक है। हम एक्सरेज डाल करके हम चेक करते थे वहां अनकंट्रोल ग्रोथ तो नहीं हो रही है, ठीक है, पर एक्सरेज उल्टा कैंसर बढ़ा देते थे। कंप्यूटर टोमोग्राफी, सीटी बोलते हैं, सुना होगा आपने, कहां जा रहे हो, सीटी कराने जा रहे हैं, कंप्यूटर टोमोग्राफी कराने जा रहे हैं। और सीटी में भी हम एक्सरेज ही यूज करते हैं, इसमें भी एक्सरेज ही यूज करते हैं, ये भी खतरनाक होती है सीटी, क्योंकि इसमें भी एक्सरेज यूज होते हैं और रेडियोग्राफी में तो एक्सरेज यूज होते हैं। इसलिए कैंसर के चेक करने के लिए इनको यूज नहीं करना चाहिए, पर पहले टेक्निक नहीं थी तो मजबूरी थी, इन्हीं को करते थे। बाद में हमें एमआरआई मिला, ठीक है, यानी 3D एनिमेशन बनाने के लिए, 3D इमेज बनाने के लिए मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग करते हैं। क्वेश्चन आता है सबसे सेफेस्ट टेक्निक कौन सी है डायग्नोसिस की, आज की डेट में सबसे सेफेस्ट टेक्निक है, क्योंकि इसके अंदर हम एक्सरेज यूज नहीं करते 3D एनिमेशन के लिए। इन दोनों के केस में हम इनका 3D बनाते हैं, 3D बना करके हम चेक करते हैं क्या कहीं अनकंट्रोल ग्रोथ तो नहीं हो रही। इसमें 3D बनाने के लिए आप एक्सरे यूज करते हो, इसमें 3D बनाने के लिए आप, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हो, ठीक है, मशीन होती है लिटा करके अंदर ले जाती है पूरी की पूरी, ठीक है, वही है। तो आज की डेट में आप एमआरआई यूज करते हो, ये टेक्निक अब यूज नहीं होते। हाँ, जहां अभी भी पुरानी चीजें पड़ी हुई हैं, पुरानी टाइप की चीज चल रही है, वहां यूज कर लेते हैं, पर नहीं करना चाहिए। ये लेटेस्ट टेक्निक है, ये अभी यूज नहीं हो रही है, ठीक है, मतलब इंडिया के अंदर बहुत कम यूज होती है, अदर कंट्रीज में होती है। एंटीबॉडी अगेंस्ट द कैंसर, जैसे कहीं भी कैंसर सेल है ना, तो कैंसर सेल की सरफेस के जो एंटीजन होते हैं वो नॉर्मल सेल से अलग होते हैं, तो हम कुछ एंटीबॉडी इंजेक्ट करते हैं, ठीक है, वो जहां भी बॉडी में कैंसर सेल होंगे वहां बाइंड कर जाएंगे, और जब हम उसकी इमेजिंग करते हैं तो हमें दिखते हैं वो एंटीबॉडी, बाइंडिंग एंटीबॉडी, तो हम पता लगा लेते हैं यार यहाँ पर कैंसर है इनिशियल फेज में। तो ये टेक्निक नई टेक्निक है, बहुत बढ़िया टेक्निक है। टेक्निक ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये भी इंडिया में है ही नहीं अभी। मतलब हम क्या करते हैं, जैसे किसी की लाइनेज के अंदर, परिवार के अंदर कैंसर बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, तो हम अर्ली स्टेज में जानना चाहते हैं क्या किसी के अंदर वो जीन तो नहीं है, या थाइमिन के रिपीटेशन तो नहीं है। थाइमिन के रिपीटेशन कहीं ज्यादा होते हैं, और वो थाइमिन के रिपीटेशन अगर प्रोटोऑन्कोजीन के अंदर है तो हम एहतियात देते हैं कि भाई आपके पास प्रोटोऑन्कोजीन के अंदर थाइमिन के रिपीटेशन है, जो कि हल्के से एक्सपोज से भी थाइमिन डायमर बना लेते हैं। आपने उसमें पढ़ा होगा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, थाइमिन डायमर। और थाइमिन डायमर जहां बनते हैं ना, तो वहां पॉइंट म्यूटेशन हो जाता है, और पॉइंट म्यूटेशन होते ही कैंसर हो जाता है, ठीक है, क्योंकि प्रोटोऑन्कोजीन में थाइमिन डायमर का होना डेंजरस चीज है। ये मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस की हेल्प से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। इंडिया में नहीं है, ये हमने स्टार्ट कर दिया है। इंडिया में गिनी चुनी यही टेक्निक यूज होती है, बस यही घिसी पिटी यही चल रही है। ट्रीटमेंट की अगर बात करूं तो इंडिया में ट्रीटमेंट भी नहीं है। शुरुआत के केस में तो सर्जरी कर देते हैं, सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे सर्जरी कर देंगे, कभी कभी वो बिनाइन ट्यूमर था पर ऐसी सर्जरी की कि बॉडी में फैल गया, वो जिंदा रहता अभी 2 4 5 साल, एट दैट टाइम ही खत्म हो गया, फैल गया पूरी बॉडी में। ऐसी चीजें हैं, ठीक है। नॉर्मली हम क्या कर रहे हैं, हम रेडिएशन कर रहे हैं, रेडिएशन, खतरनाक रेडिएशन बॉडी को एक्सपोज करा रहे हैं, कमजोर आदमी तो रेडिएशन से मर जाता है, ठीक है। साथ में कीमोथेरेपी दे देते हैं, इतनी हाई, मतलब कह सकते हो टैबलेट्स होते हैं कि बाल तक उड़ा देती हैं सारे के सारे, देखा होगा कैंसर पेशेंट के बाल ही उड़ जाते हैं सारे के सारे। कीमोथेरेपी जिसमें विनब्लास्टिन, विनक्रिस्टिन, ऐसी टैबलेट्स हम देते हैं। इम्यूनोथेरेपी भी स्टार्ट की जा रही है, जिसमें हम इंटरफेरोन यूज करते हैं, पर इंटरफेरोन वायरस कैंसर के केस में यूज हो सकते हैं, नॉर्मल कैंसर केस में इंटरफेरोन यूज नहीं करते, पर यूज हो रहे हैं आज की डेट में, ठीक है। ये कंप्लीट होता है, ये एनसीईआरटी मैंने पूरी लेबलिंग करके दे दी है आपको, एक बार देख लेना, पूरी एनसीईआरटी करा दी है मैंने अपनी थ्योरी के अंदर है, सारी टेक्निक करा दी है मैंने, ठीक है, कुछ छोड़ा नहीं है। ट्रीटमेंट में भी तीनों करा दिए मैंने, इंटरफेरोन भी ऐड कर दिए, तो एनसीईआरटी पूरी इंक्लूड कर दी है, एक बार देख लेना, ठीक है। टाइम ओवर हो चुका, नहीं तो मैं एनसीईआरटी रीड भी कर देता, बट बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन मैंने बहुत मैजिकल वे में कराई है, मतलब मैं खुद ही तारीफ कर रहा हूं, क्योंकि आप शायद समझोगे नहीं समझोगे, बट
मैं मतलब मेरी थोड़ी सी रही है, जहां बहुत टिपिकल चीजें होती हैं उनको ज्यादा हलवा बनाने में दम लगा देता हूँ पूरी, ठीक है। समझ रहे हो? तो समझ में आया कैंसर क्या है, इसको समझना भी है और उसको रूटीन लाइफ के अंदर इसके जो भी चीजें बताई हैं वो यूटिलाइज भी करनी है आपको, तभी आप समझदार हो। अगर आप पढ़ाई को रूटीन लाइफ में यूज करते हो तो एक्चुअल में आपका मतलब बौद्धिक स्तर अच्छा है। आप पढ़ाई को सिर्फ किताबों तक सीमित रखते हो, नॉर्मल रूटीन लाइफ में यूज नहीं करते, तो पढ़ाई लिखाई सब बेकार है आपकी, ठीक है। तो उसको यूज करो, ठीक है, और ध्यान रखो, ठीक है, अपने इम्यूनिटी बेस्ट रखनी है आपको, ठीक है, समझे? चलो चलते हैं। और खाने पीने का थोड़ा ध्यान रखना है, बाहर की चीजें क्या खानी है क्या नहीं खानी, ठीक है। अगर खानी है तो किस तरीके से उसको लेने का तरीका ध्यान रखना है, माइक्रोवेव के अंदर आपको प्लास्टिक की चीजें यूज नहीं करनी, ठीक है। पीवीसी से बचना है जितना बच सकते हो, ठीक है। कभी भी चाय पियो तो थर्माकोल या प्लास्टिक की चीजें मत यूज करो, हॉट चीजें इतनी भी होती हैं, ठीक है। इम्यून सिस्टम बूस्टर हल्दी तुलसी, ठीक है, ग्लो, ये यूज करो, ये चीजें हैं, ठीक है। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज का टाइम मिल जाए तो करो, नहीं तो आफ्टर सिलेक्शन टाइम मिलेगा आपको, ठीक है, फिर मेडिकल कॉलेज में जाओगे 20 मिनट अपना एक्सरसाइज को देना, ठीक है। ओके, पर अभी मैं नहीं आपको प्रेशर करूंगा क्योंकि पहले आप एग्जाम क्वालिफाई करो। ओके, ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं, ठीक है। अब ध्यान रखना, अब सीरीज द्रोणा कंटिन्यू हो रही है जिसमें मेरे 3 लेक्चर हो चुके हैं, अब तरुण सर के 3 लेक्चर होंगे, फिर मेरा लेक्चर होगा, बीच में मेरा लेक्चर आने वाला है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज का, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, शायद वेटनेसडे या थर्सडे होगा, ठीक है। अभी शायद तरुण सर के लेक्चर होंगे, ठीक है। तो हम और तरुण सर मिलकर के ही सीरीज को आगे लेके चल रहे हैं जिससे कि आपको बेस्ट से बेस्ट चीजें मिलती रहे, ठीक है। ओके, तो मैंने बता दिया है द्रोणा की थ्योरी के अंदर सारे पीवाईक्यू, प्रैक्टिस सेशन में सारे सुपर कंसेप्चुअल क्वेश्चन, इतना कर लो, और थ्योरी पूरी एनसीईआरटी लाइन वाइज लाइन, ये मैं लेके चल रहा हूं भाई। और आपको लगता है कि बात में दम है, आपको लगता है सर वास्तव में जेन्युइनली करा रहे हैं, तो बेनिफिट उठाओ, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है, ठंडी है, पढ़ के सो जाओ। थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट, बाय।